ओके, सो नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, कि ब्रीदिंग आखिरकार अब हो किस तरह से रही है, किस तरीके से आपके पास एयर, जो हमने अभी सारा ट्रैक डिस्कस कर लिया ना, अब उस तरीके उसमें किस तरीके से गैसेस एक्सचेंज हो रही है। ऑलराइट, तो ब्रीदिंग इज़ अ मैकेनिकल प्रोसेस। जाहिर सी बात है, आपके पास फिजिकल मूवमेंट हो रही है ना, फिजिकल आपके आपके पास ड्यूरिंग इनहेलेशन एयर एंटर हो रही है, ड्यूरिंग एक्सहेलेशन बाहर जा रही है। देर इज़ अ फिजिकल मूवमेंट, लंग्स जो हैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जो आपके पास डायफ्राम को भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कभी रिलैक्स कर रहा है। राइट, सो दिस इज़ अ फिजिकल मूवमेंट। ये ओवरऑल पैसिव है। देखो मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। इसकी ना सादा ज़ुबान सादी लैंग्वेज में इसको ऐसे समझो कि आप ना लाइक इसको ना अब हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। इट्स वाई इट्स अ फिजिकल प्रोसेस को हम डिस्कस करते हैं आगे जाके, ताकि जब हम एक्टिव और पैसिव ट्रांसफर समझ लेंगे तो कि तब वहाँ पे आपको समझ आएगा। बिकॉज द लंग्स दमसेल्फ डू नॉट एक्टिवली ड्रॉ इन एंड आउट एयर। ये आपके पास सक्शन पंप मैकेनिज्म होता है, सक्शन पंप मैकेनिज्म, ठीक है, पंप मैकेनिज्म। क्योंकि जो लंग्स है ना, जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, वो नहीं कंट्रैक्ट कर रहा, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, वो ना रिलैक्स कर रहा है, वो एक स्पंजी ऑर्गन है, ठीक है। वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहा है ड्यू टू द डिफरेंस बिटवीन द प्रेशर, ठीक है। जब प्रेशर आपके पास बाहर ज़्यादा होता है, अंदर कम होता है, तो बाहर से एयर अंदर आती है। जब अंदर ज़्यादा होता है, बाहर कम होता है, तो अंदर से बाहर जाती है, एक एक्सेलेशन होती है, राइट। सो इट्स अ पैसिव प्रोसेस। तो ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, ड्यूरिंग इनहेलेशन द लंग्स अंडरगो पैसिव एक्सपेंशन। पैसिव एक्सपेंशन किस तरह से होती है? एंड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन द लंग्स अंडरगो पैसिव कंट्रैक्शन ड्यू टू द इलास्टिक रिकॉयल। और नॉर्मल ब्रीदिंग रेट कितना है? 550 टू 20 टाइम्स पर मिनट। इसको किस तरह से कैलकुलेट करोगे आप? बस आपने खुद फील करना है, आप कितनी दफ़ा जो है आपकी चेस्ट बाहर जा रही है और कितनी दफ़ा जो है अंदर जा रही है। यू जस्ट हैव टू फील इट। तो वो 20 टू 15 टू 20 टाइम्स पर मिनट। अच्छा, अब इसका क्या मतलब है, इस वाली बात का क्या मतलब है? देखो, आपके पास फॉर एग्जांपल ये आपने पढ़ा है ना, ये लंग्स है, ये आपके पास विसरल प्लूरल है लंग्स की, जो लंग्स के साथ जुड़ेगी। और ये प्राइटल है, जो कि आपके पास थोरेसिक कैविटी के साथ जुड़ी हुई है, बल्कि इसको दूसरे रंग से जानते हैं। ये प्राइटल है, जो कि आपके पास, ये प्राइटल है, ये अंदर वाली विसरल है, और ये आपके पास लंग है। अब क्या होता है, जब आपके पास ड्यूरिंग फॉर एग्जांपल इनहेलेशन, आप इनहेल करो, चेस्ट कैविटी बाहर जा रही है, चेस्ट कैविटी बाहर जाती है, तो चेस्ट कैविटी के साथ कौन सी लेयर गुजरी अटैच है? ये वाली प्राइटल, ये बाहर जाएगी। और इसके साथ ही अटैच है ना यहाँ पे, ये देखो विसरल विसरल दोनों एक ही, मैंने आपको समझाया कि एक ही मेम्ब्रेन है पिछले लेक्चर में। तो ये भी बाहर जाएगी। जब ये बाहर जाएगी, इसके साथ लंग्स अटैच है, जो लंग्स भी क्या करेंगे? कॉइल करेंगे, एक्सपैंड करेंगे, ठीक है, एक्सपैंड करेंगे। तो लंग्स खुद कॉइल नहीं कर रहा, राइट, लंग्स खुद कॉइल नहीं कर रहा, इसको जो है आपकी चेस्ट कैविटी बाय मूव हो रही है, तो फिर वो इसको खींच रही है, ठीक है। लंग्स कोई कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स नहीं कर रहा खुद। समझ आ रही है बात? ओके, आपके पास ये सक्शन पंप मैकेनिज्म है इसका। अब इसको ना समझने की कोशिश करो। एयर मूव करती है, एयर जो है वो मूव करेगी फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर जो है एयर जो है मूव करती है, इट्स अ नेचुरल फिनोमेना, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है ड्यूरिंग, अगर तो लाइक नेगेटिव प्रेशर जो कहते हैं कि प्रेशर इनसाइड द लंग या इनसाइड द बॉडी इज लोअर देन द एटमोस्फेरिक, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये आपके पास बॉडी, ये आपके पास, या ये मैंने कैसे बना दिया, तो फिर प्रेशर जो है इनसाइड लो है, बाहर प्रेशर हाई है, प्रेशर बाहर से जो है अंदर जो है मूव होगा, राइट। इट्स अ नेगेटिव प्रेशर मैकेनिज्म। पॉजिटिव प्रेशर क्या है? प्रेशर इनसाइड ज़्यादा हो ड्यूरिंग एक्सेलेशन, बाहर जो है नेगेटिव है, और इसको जो है ये इस तरह से बाहर मूव होती है। तो ये केपी की बुक की लाइन है। अच्छा, ये साइंस वगैरह और ये सारी चीज़ें, ये कन्वेंशन है, हमने वैसे डिसाइड की करके रखवा है। पहली बात याद रख लेना, ये वैसे डिसाइड, ये कोई वो वाली बातें नहीं है कि भाई अंदर प्रेशर नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब जीरो से कम है, नहीं नहीं नहीं, नेगेटिविटी तो एग्जिस्ट ही नहीं करती भाई, नेगेटिविटी डज नॉट एग्जिस्ट, नेगेटिविटी एग्जिस्ट ही नहीं करती। आपको सोचो ना कि कोई चीज़ ज़ीरो से कम कैसे हो सकती है, ठीक है। एंड दैट्स द रीज़न कि केल्विन स्केल आया था, कि केल्विन स्केल जिसमें कोई नेगेटिव वैल्यू है ही नहीं, ठीक है। इसलिए तो केल्विन स्केल टेम्परेचर स्केल लेके आया था। ये बस
रिलेटिव टर्म्स है, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये मैं आपको समझा चुका हूँ। लाइक नर्वस कोऑर्डिनेशन में भी जब मैं आपको पढ़ा रहा था कि इनसाइड ऑफ द लाइक न्यूरोलिमा वो आपके पास नेगेटिव होती है, बाहर जो है पॉजिटिव होती है। तो आपके पास इसका क्या मतलब क्या है, ठीक है, जो मैं आपको वहाँ पे समझा चुका हूँ। ओके, तो ये आपने समझ चुका हूँ। अब आपके पास दोनों मैकेनिज्म्स को हम अच्छे तरीके से डील करते हैं। ड्यूरिंग इनहेलेशन क्या होता है और ड्यूरिंग एक्सहेलेशन आपके पास क्या बातें हो रही हैं। तो ड्यूरिंग इनहेलेशन क्या है, इनहेलेशन एक एक्टिव प्रोसेस है, ये याद रख लेना। ड्यूरिंग इनहेलेशन इज एन एक्टिव प्रोसेस। इसमें क्या होता है आपके पास, अच्छा ये आपके पास जो है ना रिब्स, ये आपके पास फॉर एग्जाम्पल रिब्स हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपके पास मसल्स प्रेजेंट है। आपके पास जो बाहर होते हैं ना, बाहर की तरफ जो है, मतलब कि रिब से बाहर की तरफ, मतलब कि आप फॉर एग्जांपल आपके कोई बंदा आपको चेहरे की तरफ देख रहा है, चेहरे की साइड से देख रहा है, चेहरे की साइड से देख रहा है, तो आपको नज़र आएगा आपका कौन सा इंटरनल कोर्सल मसल, इंटरकोस्टल मसल नज़र आएगा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। और जो अंदर की तरफ है, मतलब कि अगर कोई आपको लंग्स की साइड से देख रहा है तो आपको कौन सा नज़र आएगा, इंटरनल इंटर कोस्टल मसल्स। अब देखो ना को इंटर कोस्टल मसल, इन दोनों के देखो ना दरमियान में, और ये इंटरनल और एक्सटर्नल वो उस हिसाब से पता लग गया। तो ड्यूरिंग इनहेलेशन चेस्ट कैविटी ने बाहर की तरफ मूव होना है, तो कौन से मसल कॉन्टैक्ट होंगे, एक्सटर्नल इंटरकॉन्टल मसल्स कॉन्टैक्ट होंगे, और रिब्स जो है अपवर्ड जो है और आउटवर्ड जो है मूव होगी। रिब अपवर्ड आती है ना, आप जब लाइक महसूस करना कि रिब अपवर्ड आ रही है आपके पास, ठीक है, अपवर्ड अपवर्ड आती है। और डायफ्राम जो है कॉन्ट्रैक्ट होता है। डायफ्राम क्या है, डायफ्राम डायफ्राम मैं आपको बता चुका हूँ, ये देखो कि नीचे जो है ये स्केलेटल मसल से मिलकर बना हुआ है। आपकी बॉडी के ना सिर्फ दो, इसको हम सपोर्टिव मूवमेंट में हमने डिस्कस करना है, बट यहाँ से कर लेते हैं। आपकी बॉडी के दो स्केलेटल मसल्स हैं जो कि फटीक लेस है। स्केलेटल मसल्स ना फटीक वाले होते हैं, मतलब कि उसमें लाइक आपने मसल फटीक पढ़ी है ना, इन एफ आप पढ़ के आए हो, तो उसमें क्या होता है आपके पास, अगर लाइक जब आपके पास मसल जो है इलेक्ट्रिक एसिड की कंसंट्रेशन मसल के मायोसाइट्स में बढ़ जाती है, तो फिर मसल लाइक सही तरीके से कांटेक्ट नहीं करते सादी ज़ुबान में, ये तो इसको हम स्पोर्ट मूवमेंट में हम अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे जो है ये चीज़ें आपने जो है याद रख ली है, ठीक है। तो स्केलेटल मसल्स जो हैं फटीकलेस होते हैं, दो तरह के सॉरी, आपकी एक ज़ुबान के मसल्स, ठीक है, आपकी ज़ुबान के मसल्स, और आपकी जो डायफ्राम है उसके मसल्स जो हैं फटीकलेस हैं। आप कभी बोलते हो, कभी ज़ुबान आपकी थकती है, नहीं थकती उसी। और आपके पास जब सांस लेते हो, कभी आपका डायफ्राम थका है, नहीं डायफ्राम नहीं थका, ठीक है। डायफ्राम थक जाए तो आप जिंदा ही नहीं रहोगे, क्योंकि डायफ्राम की वजह से कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रही है। समझ आ रही बात। अच्छा, तो और यही यही जो अल्लाह ताला ने देखो ना कितना प्यारा निज़ाम बनाया कि आपकी ज़ुबान को फटीकलेस बनाया, ठीक है। अब आप जितना मर्जी, जितना मर्जी ताने देने, वो बंदा सामने खड़ा है, आप उसको जितना मर्जी उसको गिरा रहे हो, उसको कह रहे हो भाई तू कुछ नहीं है, तू कुछ नहीं कर सकता, उसको गिराई जा रहे हो, ठीक है। आप उससे उसके बारे में बुरा बोली जा रहे हो, उसको अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ उसके खिलाफ की जा रहे हो। अल्लाह ताला ने कहा चलो बेटा तू कर ले, तुझे मैं बाद में डील कर लूँगा उससे, ठीक है ना। क्योंकि लाइक वो शेर भी है ना, अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। सो ये बातें आपकी अमल से ही ज़िंदगी बननी है बेटे, ठीक है। आपने एट द एंड तो आपके पास आपसे सवाल तो पूछा ही जाना है ना, ऑफ कोर्स। तो फिर आपके पास ये डायफ्राम जो है, अच्छा ये डायफ्राम जो है ये इस तरह से, इसको कहते हैं, ये देखो डूम शेप इस तरह की होती है, डूम शेप, ठीक है, डूम शेप, सॉरी यहाँ पे समझाता हूँ मैं आपको। ये देख रहे हो यहाँ पे, ये आपके पास डूम शेप है, और ये आपके पास एलिप्टिकल शेप होती है। मतलब कि आप एक सर्कल लो, सर्कल, और सर्कल को ऊपर तरफ से दबाओ, मारो, सर्कल को ऊपर से मारो दबाओ, तो आपके पास इस तरह की फ्लैट शेप आ जाएगी, फ्लैट। ये होती है फ्लैट शेप, डूम शेप। ये या इसको एलिप्सिकल भी कहते हो, एलिप्टिकल, एलिप्टिकल भी शेप इसको कहते हो, ठीक है। ये एलिप्टिकल, ये स्पोर्ट मूवमेंट में आप आगे जाके पढ़ोगे एमबीबीएस में, तो एलिप्टिकल जॉइंट्स भी होते हैं। उस एलिप्टिकल जॉइंट्स में आपके पास यही जो है आप इसको पढ़ोगे कि फ्लैट सर्फेसेस जो हैं इस तरह की वो होती हैं, ठीक है। तो डायफ्राम की जो है वो क्या करता है, डायफ्राम आपके पास रिलैक्स करता है यहाँ पे, ठीक है। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, डायफ्राम जो है आपके पास कॉन्ट्रैक्ट करता है,
डायफ्राम एक बार कॉन्ट्रैक्ट करता है, ये फ्लैट हो जाता है, ये मतलब कि ड्यूरिंग इनहेलेशन ये नीचे आता है, नीचे ये जो है यहाँ पे नीचे की तरफ आता है, नीचे की तरफ फ्लैट शेप हो जाता है। और आपके पास इसकी वजह से क्या होता है, ये देखो ये सारी की सारी कैविटी क्या है, ये अंदर वाली जो है ये है आपके पास थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी है ना, ये थोरेसिक कैविटी। जब ये डायफ्राम नीचे की तरफ आया, आपके पास थोरेसिक कैविटी के वॉल्यूम क्या हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया। अब ड्यूरिंग अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, प्रेशर बढ़ा वॉल्यूम ने क्या होना है, कम होना। तो अंदर वॉल्यूम बढ़ा, प्रेशर क्या हो गया, कम होगा। और ये इसकी प्रेशर अंदर कम हो एट कम्पेयर टू नेगेटिव प्रेशर, उसको नेगेटिव प्रेशर कहते हो। और बाहर जो है पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी मैं बता चुका हूँ, ये रिलेटिव, ये कन्वेंशन है, हमने बस कह दिया कि जहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू अदर पॉइंट इसको हम पॉजिटिव प्रेशर कह देंगे, पॉजिटिव प्रेशर रीजन। तो अंदर वॉल्यूम कम, बाहर बाहर प्रेशर ज़्यादा, अंदर प्रेशर कम, तो आपके पास एयर जो है वो मूव होगी और आपके पास इनहेलेशन होगी। और प्लूरल कैविटी जो है स्ट्रेच होती है स्लाइटली, जिसकी वजह से मैं आपको बता चुका हूँ, इसलिए तो लंग्स बाहर जाते हैं, ये वाली बात, ठीक है। तो ये आपके पास सारा का सारा प्रोसेस हो गया। तो इनहेलेशन इस तरह से होती है। अब आगे एक्सहेलेशन, एक्सहेलेशन में आपके पास पैसिव प्रोसेस है, पैसिव प्रोसेस। देखो पैसिव, कोई चीज़ पैसिव है या एक्टिव है ना इनहेलेशन में, क्योंकि जो मेन मसल्स है ना, जो मेन मसल्स है ना इन दोनों में इन्वॉल्व, वो हैं डायफ्राम के, डायफ्राम के मसल्स इन्वॉल्व है, जिसमें डायफ्राम के मसल्स, क्योंकि इनका मेजर रोल है, ये ज़्यादा, ये मतलब कि जो एक होता है ना कि अरे इस टीम वर्क में 10 बंदों ने तो काम किया, लेकिन सबसे ज़्यादा काम किसने किया, आप उस पूरे एक्सपेरिमेंट को उस बंदे के नाम पे दे देते हो। ऐसा ही है ना, उस बंदे के उसको उसको कंट्रीब्यूट उसके नाम पे कंट्रीब्यूट कर देते हो। इन दिस सेम वे सबसे ज़्यादा मसल्स जो काम, जो रोल प्ले कर रहे हैं, जो होता है वो डायफ्राम का है। तो अगर ये रिलैक्स होंगे तो आप उसको कह देते हो एक्टिव प्रोसेस है ये, अगर ये रिलैक्स होंगे, ठीक है, तो ये आपके पास पैसिव प्रोसेस आप उसको कह देते हो। एक्सहेलेशन या एक्सपायरेशन ये पैसिव प्रोसेस है, क्यों, क्योंकि इसमें आपके पास डायफ्राम जो है वो रिलैक्स होता है। जब डायफ्राम रिलैक्स हुआ तो होता है, तो पहले इस तरह का था, तो क्या हो जाता है, डूम शेप का, ज़्यादा इस तरह का हो जाता है, ठीक है, डूम शेप का दोबारा से आ जाता है। और जिसकी वजह से आपके पास जब ये डूम शेप का आया, ऊपर की तरफ मूव हुआ, आपके पास प्लूरल जो प्रेशर है अंदर की थोड़ा सी कैविटी का वॉल्यूम क्या हुआ, कम हुआ, प्रेशर क्या हुआ, ज़्यादा हुआ। बाहर जो है आपके पास वॉल्यूम जो है ऑफ कोर्स ज़्यादा ही है, प्रेशर जो है कम है, नेगेटिव प्रेशर, तो एयर जो है अंदर से बाहर की तरफ मूव होती। समझ आ रही है बात, समझ आ रही है ना, ओके। तो ये आपके पास याद रखना है। ड्यूरिंग फोर्सफुल एक्सपायरेशन, जब अच्छा अब ड्यूरिंग फोर्सफुल एक्सपायरेशन, फोर्सफुल एक्सपायरेशन कौन सी थी, अभी हम ऊपर डिस्कस करके आए हैं, पिछले लेक्चर में हमने इसको अच्छे तरीके से हमने सारी की सारी चीज़ें जो है डील की थी। फोर्सफुल एक्सपायरेशन में आप कौन सा आते हो, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम या एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के मतलब कि आप आपने एक नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम किया और फिर आपने एक्स्ट्रा एयर एक्सहेल की, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1200 ml। ये हमने पिछले लेक्चर में जाते हैं जो है डिस्कस की थी। इस तरह से चीज़ें हमने क्या करनी होती है, रिलेट करनी होती है। ये पैसिव प्रोसेस है। फोर्सफुल एक्सपायरेशन, आपके पास एक्सपायरेशन भी एक्टिव प्रोसेस बन जाता है ड्यूरिंग फोर्सफुल एक्सपायरेशन। क्यों, क्योंकि इसमें भी आपके पास जो या इसको एक्टिव रेस्पायरेशन भी कह दोगे, क्योंकि इसमें आपके पास जो रिब्स के मसल्स हैं, रिब्स के मसल्स, कौन से मसल्स, रिब ने अंदर आना है, तो अंदर वाले कौन से हैं, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, वो भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह उनकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आप इसको एक्टिव एक्सपायरेशन एक्सहेलेशन कह देते हो। समझ आ गई बात। तो ये था आपके पास ये सारा का सारा प्रोसेस। तो ये आपके पास यहाँ तक जो है आपके पास एक्सहेलेशन और इनहेलेशन जो है, आपने जितनी एयर जो है अंदर गई और बाहर आई। अब जब आप देखते हो ना ड्यूरिंग इनहेलेशन या ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, एक छोटा सा टेबल बना लेते हैं। ये आपके पास ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जो मेजर जो गैसेज है ना, उनका जो है आपके पास देख लेते हैं कि कौन ड्यूरिंग इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कौन ज़्यादा है, कौन कम है। हमें लगता है ऑक्सीजन जो इनहेलेशन में, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में कितना है, 21%, अराउंड 21%। और ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, क्योंकि ऑक्सीजन ही तो मेजर है, ऑक्सीजन क्या होगी, ट्रांसपोर्ट होगी। किस तरह से ट्रांसपोर्ट होगी हम डिस्कस करते हैं, लेकिन ट्रांसपोर्ट होगी। और ड्यूरिंग एक्सहेलेशन जब एक्सहेल एक बंदा करता है एयर, तो हमें पता लगता है उसकी उस एयर में ऑक्सीजन की परसेंटेज 16% है। कार्बन डाइऑक्साइड जब एटमॉस्फेयर में कितनी है, 0.04%, और एक्सहेलेशन में इसकी परसेंटेज बढ़ के 4% हो जाती है। नाइट्रोजन की ऑलमोस्ट सेम ही रहती है, ठीक है, 79 या 80% जो नाइट्रोजन की है
ये और 79%, ठीक है। और वाटर वेपर्स यहाँ पे लो होते हैं ऑफ कोर्स, आपके पास जब अंदर गए तो ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ हुई ना, आपके पास ये हाई हो जाती है, ठीक हो गया। तो ये आपने बातें जो हैं याद रख लेनी है। अच्छा, यहाँ पे ना मैं एक पेंटिंग प्रोसेस से रिलेटेड एक बात बताना चाहता हूँ, तो वो कॉन्सेप्ट आप ना क्लियर कर लो। पेंटिंग क्या होता है, मैं आगे चलता हूँ फिर। पेंटिंग प्रोसेस ये आपने पढ़ा है, थर्मो रेगुलेशन में पढ़ चुके हो आप। थर्मो रेगुलेशन में जब मैंने आपको बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि थर्मो रेगुलेशन में टेम्परेचर डिक्रीज़ करने का, टेम्परेचर डिक्रीज़ हाइपर थर्मिया से बचने का एक प्रोसेस है पेंटिंग। पेंटिंग क्या है, एवेपोरेटिव कूलिंग ऑफ रिस्पायरेटरी ट्रैक, एवेपोरेटिव कूलिंग ऑफ, इसमें क्या होता है, देखो आपने देखा होगा ना, फॉर एग्जांपल डॉग को आपने देखा होगा गर्मियों को वो अपनी ज़ुबान निकाल कर तेज़ी तेज़ी से सांस ले रहा होता है, इसको कहते हैं पेंटिंग। अच्छा, अब मसला पता है क्या है, जो एनिमल्स है ना, एनिमल्स क्योंकि उनका एक थिक फर होता है उनका, ठीक है। एनिमल का एनिमल का एक आपके पास थिक फर होता है। वो थिक फर जो होता है ना एक एनिमल का, वो उसको उसको प्रिवेंट करता है, क्योंकि एनिमल्स में इतने ज़्यादा स्वेट ग्लैंड्स नहीं हो सकते। एनिमल में स्वेट ग्लैंड्स होते हैं लेकिन बहुत लिमिटेड होते हैं एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन। ह्यूमन में तो स्वेट ग्लैंड्स है ना, ह्यूमन टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो ह्यूमन आराम से जो है विद द हेल्प ऑफ स्वेट, जो कि बहुत इफेक्टिव प्रोसेस है, उसकी मदद से आपके अंदर की बॉडी की हीट जो है बाहर निकाल सकता है, ठीक है। लेकिन एनिमल में ये बहुत ज़्यादा कम है। तो एनिमल में पेंटिंग का प्रोसेस मतलब कि वो तेज़ी से सांस लेते हैं गर्मियों में, तेज़ी से सांस। इसमें क्या होता है, जब आपके पास फॉर एग्जांपल ये एनिमल का एक ट्रैकी है, ये ट्रैकी है, और ये आपके पास उसके 2 लंग्स हैं, ठीक है। अब वो क्या कहते हैं, एयर आती है, ठीक है, एयर आती है, एयर वाटर वेपर्स यहाँ पे मौजूद है ना, ऑफ कोर्स। वो वाटर वेपर्स में क्या है, वाटर वेपर्स यहाँ पे मौजूद है, वाटर वेपर्स। ये वाटर पहले किस में मौजूद था, बॉडी में, लिक्विड फॉर्म में। अब वो कन्वर्ट हो गया इनटू गैशियस फॉर्म में, क्यों, क्योंकि उसने हीट जो है बॉडी से ऑब्जॉर्ब की है। मैं आपको ये बात बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में पढ़ा चुका हूँ कि वाटर क्यों एज अ हीट स्टेबलाइजर काम कर रहा है। तो यहाँ पे वाटर वेपर मौजूद है। जब आप वो तेज़ी तेज़ी से सांस लेते हो तो आपके पास जो जो हीट है बॉडी से, वो इन द फॉर्म ऑफ एयर जो है बॉडी से निकलती है, कंडक्शन होती है, ठीक है। एयर की मदद से कंडक्शन, लेकिन फिर उसके बाद क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट हो रही है तो उसको कन्वेंशन प्रोसेस में रख दोगे। ये आप सारा आके ना ये ये वाली जो सारी की सारी गुफ्तगू है ये आप करोगे ज़रूर MBBS में, बट मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपके पास ये जो है जब आपके पास एयर रैपिडली एक्सचेंज हो रही है बॉडी से, हीट निकल रही है, वाटर वेप, क्यों, क्योंकि आपके पास जो वाटर वेपर्स हैं वो निकल रहे हैं बॉडी से, तो ये आपके पास एवेपोरेटिव कूलिंग मैकेनिज्म होता है एक एनिमल का, कि वो इसको जिसकी मदद से वो अपनी बॉडी से हीट निकालता है। बट देयर इज़ अ बिग प्रॉब्लम, जो आपके पास ये पेंटिंग का प्रोसेस है ना, इसको कहा जाता है इट्स नॉट वेरी इफेक्टिव। पेंटिंग प्रोसेस इज़ नॉट इफेक्टिव, इज़ नॉट वेरी इफेक्टिव। क्या मतलब, देखो मसला पता है क्या है, ये एयर जो है ना जो आपके पास एनिमल में आ रही है, ये लंग्स तक, लंग्स के डीप एल्वियोलाई तक पहुंचती ही नहीं है। ये सिर्फ ट्रैकिया से आती है और ट्रैकिया से बाहर चली जाती है। क्यों, ये मैं आपको बता चुका हूँ, रेजिडुअल वॉल्यूम है, किधर गया, रेजिडुअल वॉल्यूम है, या फिर तो डेड स्पेस में, वो वाले वॉल्यूम जो कि आपके पास बॉडी में, वो वाली एयर जो बॉडी में रहनी ही रहनी है, ताकि अगर वो निकल जाएगी तो एल्वियोलाई बंद हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि एयर है तो वो प्रेशर प्रोवाइड कर रही है जिसकी वजह से एल्वियोलाई खुले हुए हैं। क्यों, क्योंकि एल्वियोलाई के पास तो आपके पास वो कार्टिलेज है ही नहीं। तो आपके पास जो पेंटिंग में जो एयर आती है वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैकिया या फिर तो प्राइमरी या सेकेंडरी ब्रोंकाई तक ही जाती है, इफेक्टिव नहीं है। मैं ये आपको बस आप डेड स्पेस का कॉन्सेप्ट यहाँ पे देना चाह रहा था, बाकी आप डिटेल से जो है पढ़ लोगे उसको, ठीक है। तो ये पेंटिंग का प्रोसेस बस याद रख लेना, ये क्योंकि थर्मो रेगुलेशन में जो है हमने इसको डिस्कस करते हैं, ओके। अब ये हमने चीज़ें डिस्कस कर ली। और वाटर वेपर क्यों एज अ हीट स्टेबलाइजर, तो वाटर जो है, वाटर एक्ट करता है, वाटर एक्ट्स एज हीट स्टेबलाइजर। मैं आपको एक छोटा सा इसका कॉन्सेप्ट दे देता हूँ। वाटर के आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, क्यों, किसकी मदद से, उसने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया हुआ है। ऑक्सीजन जो है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो इलेक्ट्रॉन को जब खींच लेता है, जब वो खींचता है तो आपके पास वो उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो जाता है, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव, और इस तरीके से दो जो हैं आपके पास,
जो आपके पास दो नेगेटिव ऑपोजिट चार्जेस हैं वो दोनों आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्शन बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस हाइड्रोजन, इसलिए इसको कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ये बॉन्ड आपके पास इस बॉन्ड की वजह से वाटर जो है आपके पास क्या होता है, एक दूसरे से जुड़ा रहता है, और बिकॉज ऑफ दिस बॉन्ड वाटर के बॉइलिंग पॉइंट कितना है 100 और उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना है 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अच्छा, अब ये बॉन्ड को तोड़ना है ना, तो आपको क्या चाहिए, ये इंटरमोलिकुलर फोर्स है ना, इंटरमोलिकुलर फोर्स। इस बॉन्ड को तोड़ना है, हीट चाहिए, तो वाटर को कि एक्सटेंसिवली हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको हीट देनी पड़ेगी। बॉडी के अंदर जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो यही वाटर इस बॉन्ड को वो हीट अब्जॉर्ब होती है और ये बॉन्ड ब्रेक होता है और आपके पास वाटर वेपर्स जो हैं वो बन जाते हैं। अब इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, दैट्स वाई ये वाटर जो है बहुत कम एवेपोरेट होता है, लेकिन आपने पढ़ा है ना कि वेपोरेशन ऑफ जस्ट 2 ml ऑफ of water out of 1 liter of a container lowers the temperature of the remaining water by 1 degree Celsius। तो ये आपने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में पढ़ा हुआ है ये सारे का सारा कॉन्सेप्ट, वहाँ पे आपको ये डिटेल से मिलेगा, आपको एक एक क्वेश्चन वहाँ आपको क्लियर हो जाएगा। अब जो है आपके पास अगला बात आती है कि अब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आ गई, लेकिन अब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ने ट्रांसपोर्ट किस तरह से होना है, हाउ दे आर गोइंग टू ट्रांसपोर्ट इट। ठीक है ना। अब एल्वियोलाई ने एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर ली, ब्लड में आ गया ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू में, ये आपके पास है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास ये लंग्स, ये आपके पास प्यारा सा मुन्ना सा हम बनाते हैं, फॉर एग्जांपल ये आपके पास एब्डोमिनल के मसल्स हैं, यहाँ पे सेल, ये सेल जो है एक्टिव प्रोसेस कर रहा है। ठीक है। और इसने जो है कार्बन डाइऑक्साइड इसने जो है कार्बन डाइऑक्साइड बनाई ड्यूरिंग द क्रेब्स साइकिल बायोलॉजिकल एंड बायोएनर्जेटिक्स में हम डिस्कस कर चुके हैं। मैं आपको बता चुका हूँ कि क्रेब्स साइकिल में आपके पास पहले कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होती है, बाद में ऑक्सीजन जो है यूज़ होती है। ठीक है। तो क्रेब्स साइकिल में इसने कार्बन डाइऑक्साइड जो है बनाई और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में रिलीज़ कर दी। ये आपके पास लंग्स हैं, लंग्स ने जो है ऑक्सीजन जो है ब्लड को दे दी। अब ये किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी लंग्स तक और किस तरीके से ऑक्सीजन यहाँ से जाएगी इस टिश्यू तक, ये हमने ढूंढना है कौन सी जो है तरीका है ये वाला। ठीक है ना, क्योंकि आपके पास यही है ना, ये न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट वाला मैकेनिज्म। ठीक है। होमियोस्टेसिस आपके पास ये वेस्ट प्रोडक्ट है, ये कार्बन डाइऑक्साइड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट है और लंग्स ने उसको जो है निकालना है। अब ये वेस्ट प्रोडक्ट कौन सा है, इजेक्शन है या एक्सक्रीशन है, मैं आपको ये डाइजेशन वाले चैप्टर में अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट दे चुका हूँ। क्या ये इसको इजेक्शन में डालोगे, क्या इसको आप एक्सक्रीशन में डालोगे। एक्सक्रीशन होता है डाइजेस्टिव बॉडी से वो वाले चीज़ों का निकलना जो कि आपके पास टॉक्सिक हो या मेटाबॉलिक वेस्ट हो। अब मैं आपको डेफिनेशन दे चुका हूँ। इजेक्शन जो है बॉडी से अनडाइजेस्टेड फूड, वो फूड जो आपने खाया लेकिन वो डाइजेस्ट नहीं हो चुका, वो बॉडी से निकला, वो है इजेक्शन। अब बताओ ये कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीशन के थ्रू बॉडी से निकलेगी या इजेक्शन के थ्रू, ये आपके पास आंसर आपको मिल जाएगा इसका। ओके, तो ये वाली बात है। तो ऑक्सीजन को हमें पता लगता है कि ऑक्सीजन जो है ना आपके पास 97% जो है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है और 3% जो है आपके पास प्लाज्मा में डिसॉल्व होती है, डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा। जबकि आपके पास आप देखते हो कार्बन डाइऑक्साइड जब किस तरीके से टिश्यू के सेल से लंग्स तक जा रही है, 70% जो है बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में, 23% ये ट्रांसपोर्ट होती है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। और 7% ये डिसॉल्व होती है इन प्लाज्मा। अब इसकी रीज़न प्लाज्मा की मैं तो आपको समझा देता हूँ। प्लाज्मा में मसला पता क्या है, ऑक्सीजन जो है कम सॉल्युबल है एज़ कम्पेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्लाज्मा में क्या है आपके पास, प्लाज्मा में आपके पास ब्लड जो है ना, ब्लड आपके पास ब्लड में आपके पास प्लाज्मा आ जाता है और आपके पास फॉर्म्ड एलिमेंट्स आ जाते हैं 65% और आपके पास 45%। 65% आपके पास जो है प्लाज्मा है। प्लाज्मा में आप कंपोजिशन देखो तो उसमें 90% जो है आपके पास वाटर आता है। ठीक है। तो 90% जो आपके पास वाटर है, वो वाटर में कौन सी चीज़ ज़्यादा डिजॉल्व हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो, केमिस्ट्री में सारी चीज़ें आप केमिस्ट्री के सर से पूछोगे, आपको वो सारी चीज़ें डिटेल से बता देंगे, बट यहाँ पे भी मैं आपको जो चीज़ जो है एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, सो हेयर आई वांट टू ऐड अ लिटिल बिट कॉन्सेप्ट। देखो कार्बन डाइऑक्साइड इज़ मोर सॉल्युबल इन वाटर। इसकी क्या रीज़न है,
अगर आप देखते हो ना कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर बनाओ, तो कार्बन डाइऑक्साइड का जब आप स्ट्रक्चर बनाते हो तब आप एक लीनियर स्ट्रक्चर बनाते हो। तो कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में आपने एक बात पढ़ी है केमिस्ट्री में कि कार्बन डाइऑक्साइड इज़ ओवरऑल नॉन पोलर, लेकिन उसका बॉन्ड पोलर है। ये पढ़ा है ना आपने, राइट? आपके पास कार्बन, सेंट्रल कार्बन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, दो साइड पे जो ऑक्सीजन है उसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, लेकिन ओवरऑल वो क्यों नॉन पोलर है? क्योंकि दोनों साइड से, क्योंकि ऑक्सीजन होते हैं तो उनकी जो पोलैरिटी है वो ख़त्म हो जाती है। लिख ही नहीं रहा पेन। ऑलराइट, तो उसकी पोलैरिटी ख़त्म हो जाती है, दोनों दोनों साइड पे खींच रहे हैं ना, ठीक है, दोनों कार्बन की तरफ जो है लाइक क्योंकि हैं, तो फिर वही लीनियर स्ट्रक्चर है तो उसकी पोलैरिटी आप केमिस्ट्री में पढ़ते हुए ख़त्म हो जाती है। ऐसी है। तो ये अब आपका लाइक अगर मैं ये कहूँ कि क्योंकि कार्बन तो नॉन पोलर है लेकिन उसके बॉन्ड पोलर हैं, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड इज़ मोर सॉल्युबल, ये आंसर गलत होगा। क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है, आपको होगा कि भाई नहीं, क्योंकि ओवरऑल ही कंपाउंड की हमने बात करनी है ना, बॉन्ड के लिहाज से हमने क्या बात करनी है, हम ओवरऑल देखेंगे कि ओवरऑल वो पोलर है नॉन पोलर, ओवरऑल वो नॉन पोलर है, दैट्स इट। द रीज़न वाई कार्बन डाइऑक्साइड इज़ मोर सॉल्युबल देन ऑक्सीजन वो ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना आपके पास वाटर के साथ रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बना सकता है। वो कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट करके इनटू कार्बोनेट और प्रोटॉन जो है वो रिलीज़ कर सकते हैं, और कार्बोनेट इज वाटर सॉल्युबल, ठीक है। कार्बोनेट सोडियम के साथ रिएक्ट करके सोडियम बाइकार्बोनेट बनाकर ट्रांसपोर्ट हो सकता है, दैट्स द रीज़न। ऑक्सीजन ये काम नहीं कर सकता। तो दिस इंड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड क्यों जो है ज़्यादा सॉल्युबल है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन, दिस इज़ द मेन रीज़न, ठीक है। 70% जो है कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व होती है इन प्लाज्मा, 7%, ठीक है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सॉल्युबल इन वाटर एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो ये आपने जो है चीज़ें याद रखनी है। अब पहले हम डिस्कस करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन किस तरह से ट्रांसपोर्ट होती है, फिर हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कि कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से ट्रांसपोर्ट होती है। तो एट हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बाइंड्स विद हीमोग्लोबिन टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है लाइक क्या है, आपके पास हीमोग्लोबिन है ना, हीमोग्लोबिन के पास आपके पास 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है, ठीक है, आपके पास 2 अल्फा 2 बीटा, ऐसे ही है। अब मुझे बताओ टोटल कितने अमाइनो एसिड हैं, 574 अमाइनो एसिड्स। टोटल कितने पेप्टाइड बॉन्ड है इसमें, 570। समझ नहीं आ रही तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में हमने इसको डिटेल से डिस्कस किया। 2 अल्फा और 2 बीटा। जो अल्फा है आपके पास, हर चेंज में आपके पास हीम ग्रुप मौजूद है, हीम। इसका मतलब हर ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ चेन बाइंड कर सकती है। तो टोटल कितने मॉलिक्यूल के साथ ये ऑक्सीजन बाइंड किया, 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। टोटल एटम 8 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ, समझ आ गया, क्योंकि हर चेन ने जो है 2 एटम के साथ बाइंड किया है ना, समझ आ चुका हूँ। अच्छा, अब हीमोग्लोबिन में जो आयरन है ना, आयरन वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। मैं आपको ये बात जो है एक्सप्लेन आई थिंक कर चुका हूँ बायो एनर्जेटिक्स में, और आपके जहन में जो क्वेश्चन आता है उसका आंसर मैं कर चुका हूँ कि लाइक वाई हम कहते हैं कि भाई क्लोरोफिल और हीमोग्लोबिन में क्या फ़र्क है, मेजरली क्या फ़र्क है, व्हाट्स द मेन डिफरेंस बिटवीन दम। द मेन डिफरेंस, क्लोरोफिल में आपके पास मैग्नीशियम है सेंट्रल एटम, हीमोग्लोबिन में आपके पास आयरन है। अब सवाल पैदा होता है यार, एक एलिमेंट की वजह से पूरे स्ट्रक्चर किस तरीके से एक जो है एनर्जी गिवर बन गया, एनर्जी को ऑब्जॉर्व करने वाला, एक जो है ट्रांसपोर्टर बन गया। वहाँ पे मैं आपको बता चुका हूँ, अभी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इसकी समराइज़ करके मैं आपको अच्छे तरीके से बताता हूँ। देखो, हीमोग्लोबिन ने क्या करना है, आपके पास ट्रांसपोर्टर है ना, उसने बाइंड करना है किसी के साथ, और उसने बाइंड करके उसको ट्रांसपोर्ट जहाँ पे जब उसने जहाँ पर उसको उसने छोड़ना है वहाँ पे उसने उसको रिलीज़ करना है। मतलब कि हीमोग्लोबिन के लिए जो आपके पास जो भी मेटल चाहिए, जो भी है वो मेटल जो है रिएक्टिव होना चाहिए, मतलब कि वो आसानी से एक कुछ पर्टिकुलर कंडीशन में उस जिस एलिमेंट को हमने ट्रांसपोर्ट करना है, जिस मॉलिक्यूल को, उस मॉलिक्यूल से बाइंड करे, और जहाँ पे उसने रिलीज़ होना है वह उस फैक्टर्स को वो देखे और वहाँ पर जो है उसको बॉन्ड तोड़ दे और उसको रिलीज़ कर दे। जबकि क्लोरोफिल में आपके पास ऐसा नहीं चाहिए। क्लोरोफिल में आपको ये बॉन्ड ब्रेकिंग, क्लोरोफिल तो ट्रांसपोर्टर तो थोड़ी ना है उससे, दैट्स वाई आपके पास हीमोग्लोबिन में आपके पास इसका मतलब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट वाला जो है एलिमेंट यहाँ पे चाहिए होगा आपको, जो कि आपके पास इस तरह का काम कर चुके।
तो वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट में आपके पास आयरन जो है वो यूज़ होता है। अब आयरन ही क्यों, कोई और नहीं यूज़ हो सकते हैं यूज़, आपने पढ़े नहीं है, हीमोसाइनिन पढ़ा नहीं है, कॉपर जिसमें आपके पास होता है, हीमोग्लोबिन तो आपने पढ़ा है, हीमोसाइनिन पढ़ा नहीं है आपने किंगडम एल्यूमिनियम में, जहाँ पे आपके पास वो ट्रांसपोर्ट होता है, कॉपर एज अ आपके पास यूज़ होता है एज अ रिस्पिरेटरी पिगमेंट, ठीक है, जो रिस्पिरेटरी पिगमेंट कह रहा हूँ, एज अ ट्रांसपोर्टर, ठीक है। इसी तरीके से आपने लाइक साइटोक्रोम में आपने सिर्फ आयरन, आयरन के साथ आपके पास बाकी एलिमेंट भी आते हैं, बट खैर जो मेन कॉन्सेप्ट ये है कि भाई जो मेटल यूज़ होगा वो ट्रांजिशन एलिमेंट जो है यूज़ होना है, वो एलिमेंट ना बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो ना बहुत ज़्यादा कम रिएक्टिव हो, स्पेसिफिक कंडीशन में जो है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट हो, इजीली वो जो है कन्वर्ट हो सके और इस तरीके से जो है आपके पास काम कर सके, ठीक है। समझ आ रही है बात? ओके। अब इसका डिटेल आंसर जो है मैं आपको कर चुका हूँ बायोएनर्जेटिक्स में। तो ये आपके पास सीन हो गया। तो आपके पास जब हायर, अब हीमोग्लोबिन क्या करता है, जब ऑक्सीजन का हाई पार्शियल प्रेशर है ना, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज़्यादा है, तो ये आपके पास हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर जाता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है। जबकि पार्शियल प्रेशर जब ऑक्सीजन का कम होता है तो ये आपके पास ऑक्सीजन को रिलीज़ कर देता है। तब ये ऑक्सीजन को क्या कर देता है, रिलीज़ कर देता है, ऑक्सीजन को ये रिलीज़ कर दिया इसने। ओके, तो ये वाली बात जो है आपने याद रख लेनी है मेरे भैया। तो ये आपके पास जो बाइंडिंग होती है रिवर्सिबल होती है और अलाउइंग ऑक्सीजन टू बी रिलीज वेयर पार्शियल प्रेशर इज लो। ईच हीमोग्लोबिन कैन बाइंड टू 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं। ऑलराइट, तो ये बात आपने याद रखनी है। तो मीनिंग से यहाँ पर इस बारे में हम क्या बताएंगे कि ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। जहाँ पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा वहाँ पे ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन से बाइंड कर जाएगा, जहाँ पे पार्शियल प्रेशर कम होगा वहाँ पे जो है उल्टा केस होगा, और वहाँ पे पार्शियल प्रेशर कम होगा ना, वहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। देखो ये बायोएनर्जेटिक्स का टॉपिक है, जब मैं ट्रांसपोर्टेशन और कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ाऊंगा ना तब मैं आपको समझाऊंगा कि ऐसा क्यों है, ठीक है। ओके, तो आपने ये वाली बातें याद रख लेंगे। अच्छा, जब एक हीमोग्लोबिन है ना, ये आपके पास फेडरल बुक में एक हीमोग्लोबिन आपके पास, जब अगेन एक हीमोग्लोबिन में 4 चेन्स हैं, जब 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से बाइंड करेगा, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो आपके पास इस तरह के अगर इक्वेशन लिखूँ, आपके पास ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म होगा। तो ये आपके पास ब्राइट रेड कलर का होता है, और हीमोग्लोबिन आपके पास जब सिंपली पर्पल कलर का होता है, पर्पलिश कलर। अच्छा, या आप इसको कह लो डार्क रेड कह लो ना, जब डीऑक्सीनेटेड फॉर्म में ब्लड है तो डार्क लाइक डार्क रेड टाइप का। अब इसकी रीज़न क्या है, देखो आप जो भी चीज़ देख रहे हो ना, जो भी चीज़ आप देख रहे हो वो देख रहे हो लाइट की मदद से। मतलब कि हर किसी भी चीज़ का रंग, आप मिसाल के तौर पर, यार मैं दीवार को देख रहा हूँ, इस दीवार का रंग जो है वो वाइट है, इस दीवार का रंग वाइट नहीं है, इस दीवार का रंग वाइट नहीं है। आप देख रहे हो क्योंकि जो लाइट आपकी दीवार पे पड़ रही है और आपकी आंखों में वापस आ रही है, वो लाइट जो इन्फॉर्मेशन लेकर आ रही है वो आपके कौन सेल्स उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं एज अ वाइट कलर। अगर ये दीवार का अपना कलर होता वाइट तो क्या होना था, तब आपके पास जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं आपकी लिविंग दुनिया में, उन सब ने इस दीवार को कलर देखना था वाइट। हालांकि स्नेक्स, लाइन्स, डॉग्स, कैट्स, उनका तो विजन हमसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, राइट, क्योंकि उनके कौन से डिफरेंट है, क्योंकि वो उस लाइट को डिफरेंट इंटरप्रेट करते हैं। तो कलर जो है एग्जिस्ट नहीं करता। कलर आप बस ये है कि आप क्या होता है, लाइट पड़ती है ऑब्जेक्ट पे, रिफ्लेक्ट होकर हमारी फोन्स पे दोबारा से आंखों पे दोबारा आती है। अब कोई चीज़ लाइट पे पड़ी, अब लाइट इन्फॉर्मेशन कैरी करी है ना, ये इन्फॉर्मेशन है कि लाइट पड़ी उस ऑब्जेक्ट पे, उस ऑब्जेक्ट या उस ऑब्जेक्ट का क्या मतलब कि क्या है, कैसा है वो इन्फॉर्मेशन लाइट लेकर आ रही है। कैसे लेकर आ रही है, सादी ज़ुबान में लगी, लाइट रिफ्लेक्ट करके आई है, उसकी वेवलेंथ चेंज हुई है, कितनी वेवलेंथ चेंज हुई है, कैसे हुई है, उसकी डायरेक्शन किस तरह से, उसकी इंटेंसिटी कैसी है, ठीक है। लाइट बिल्कुल हाई एनर्जाइज्ड, बहुत एनर्जी वाली है, मतलब कि हाई इंटेंसिटी वाली है, आपकी आंखें उसको देख ही नहीं पा रही, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पता लगता है कि भाई लाइट, हम कहते हैं लाइट इंफॉर्मेशन कैरी करती है, तो इस तरह से करती है। जैसे कि माइक्रोस्कोप में भाई लाइट जो है, लाइट ही तो है, लाइट माइक्रोस्कोप में लाइट ही तो है जो कि आपके पास स्पेसिमम में हिट करती है, स्पेसिमम आपको बड़ा नज़र आता है। लाइट में ऐसा क्या है, क्योंकि लाइट इंफॉर्मेशन कैरी कर सकती है, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट होकर आती है, वेवलेंथ अपने अंदर चेंज करके आती है,
राइट। यहाँ पर भी जब आपके पास ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में होता है, जब बॉडी ब्लड ऑक्सीजनेटेड होता है, तब ये लाइट जब ब्लड में पड़ती है तो जब आपकी आंखों में आती है रिफ्लेक्ट होके, ठीक है। अब ब्लड में क्या है आपके पास आयरन, तो वो आयरन जो है ड्यूरिंग आपके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो लाइट जिस तरह से वो रिफ्लेक्ट करता है जिस साइड पे, देखो एक होता है ये वैसे फोटोसिंथेसिस वाला टॉपिक है नहीं, बट आप देखते हो रिफ्लेक्टेड आया, रिफ्लेक्टेड या फिर तो आर वाला लगा लो, दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट, अब्जॉर्ब्ड नहीं, अब्जॉर्ब्ड को आप नहीं देखते। मिसाल के तौर पे यार, आप ये बच्चों को ये कंफ्यूज करती है काफ़ी बात, मुझे भी करती थी। देखो ये पिगमेंट है ना, इस पिगमेंट ने जो लाइट अब्जॉर्ब की वो उसने अब्जॉर्ब कर ली, उसने उसकी एनर्जी ले ली और उसने अपना काम कर लिया। लेकिन वो चीज़ जो उसने अब्जॉर्ब नहीं की वो क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट करके आपके पास दोबारा आपके पास आती जाती है। और जो उसने अब्जॉर्ब नहीं की, मिसाल के तौर पे क्लोरोफिल लीस्ट अब्जॉर्ब करता है रेड ग्रीन लाइट को, तो ग्रीन लाइट आपके पास रिफ्लेक्ट होकर क्योंकि आपके पास आंखों में आती है तो आपको पत्ता ग्रीन नज़र आता है, ठीक है। तो जो चीज़ उसने लीस्ट अब्जॉर्ब की वो आपको नज़र आई, समझ आ गई बात। तो ये वाला कॉन्सेप्ट हो गया, तो ये आपने बात जो है याद रख लेनी है, ओके। फिर हम आगे चलते हैं, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपने याद रखना है। 100 ml ब्लड में आपके पास 20 अगर ml ऑक्सीजन हो, मतलब कि 100% सेचूरेटेड हो, वो अगर डिस्कस करते हैं अगर सेचूरेशन का मतलब है, तो आपके पास 50 ग्राम जो है हीमोग्लोबिन जो है प्रेजेंट होती है। तो मतलब कि अगर इस हिसाब से देख लो तो लाइक 100 आपके पास 20 ml ऑक्सीजन में, या फिर तो हम इसको उल्टा करते हैं, इसे ऐसे कर लेते हैं। 20 ml ऑक्सीजन के लिए आपके पास 15 ग्राम हीमोग्लोबिन है, तो आपके पास एक हीमोग्लोबिन कितनी ml ऑक्सीजन जो है ट्रांसपोर्ट करेगा, एक्स। यहाँ से करोगे 15x इज इक्वल टू 20, एक्स आएगा 20 और 15, 3 4 4/3 केसरा 4 3 1 3 1 नीचे आ गया 0.033 था 1.3, तो 1.3 मतलब कि 1.34 ml ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन से। ये वाला कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में एमसीक्यूज आ सकता है, फेडरल में भी मौजूद है, बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक में भी आपको ये मिलेगा। अब ड्यूरिंग ना आइडियल कंडीशन में बात कर लेते हैं। आइडियल कंडीशन में ना, जब आइडियल कंडीशंस जो कि एग्जिस्ट नहीं करती लेकिन हमने बताई हुई हैं, आइडियल कंडीशन में अगर 100 ml ब्लड हो ना, 100 ml ब्लड हो, तो वो मैक्सिमम जितनी ऑक्सीजन वो अब्जॉर्ब कर सकता है वो कितनी है, वो 20 ml ऑक्सीजन बाइंड कर सकता है, वो मैक्सिमम ऑक्सीजन बाइंड करता है। और उसमें आपके पास जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है जब वो मैक्सिमम बाइंड करता है वो आपके पास 100 मिलीमीटर मर्क्यूरी होता है। और ब्लड इस केस में 100% सैचुरेटेड होता है, 100% सैचुरेटेड। जितनी ब्लड ऑक्सीजन बाइंड कर सकता था उतनी उसने कर दी, ये आइडियल कंडीशन। लेकिन रियल कंडीशन में ऐसा नहीं होता। रियल कंडीशन में क्या होता है, अभी रियल कंडीशन में भी डिस्कस कर लेते हैं। जो एट्रियल ब्लड है, जो एट्रियल मतलब कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो लंग्स में मौजूद है, उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 100 ml आपके पास ब्लड हो, वो जो है उसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होता है। ऑफ कोर्स आइडियल तो हो नहीं सकता, मैक्सिमम तो हो नहीं सकता, और आपके पास 95 मिलीमीटर मर्क्यूरी होती है। पार्शियल प्रेशर कम हुआ, ऑक्सीजन बाइंडिंग क्या होगी, कैपेसिटी कम होगी, समझ आ गई। पार्शियल प्रेशर कम हुआ, ऑक्सीजन बाइंडिंग, मैं ऊपर ये कॉन्सेप्ट बता के आया हूँ आपके पास, जिसकी वजह से आपके पास जो ऑक्सीजन जो होगी बाइंडिंग कैपेसिटी कम होगी, ऑक्सीजन कम होगी। कितनी परसेंट होती है, 19.4 ml ऑक्सीजन, 20 से नीचे आ गई, आइडियल से कम आ गई। और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूँ तो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर होता है एट्रियल ब्लड में, ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं, वो 40 मिलीमीटर मर्क्यूरी होता है। और आपके पास जो एट्रियल ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो आपके पास 50 ml होती है, 50 ml, ओके। और जो ब्लड जो है इस केस में हम कहते हैं कि आपके पास ऑलमोस्ट 99% जो है सेचुरेटेड है, क्या 98 99 डिफरेंट बुक्स जो है इसको लिखती हैं। ड्यूरिंग वीनस ब्लड ना, वीनस ब्लड मतलब कि डीऑक्सीजीनेटेड ब्लड, ओ माय गॉड। अब इसमें क्या होता है, इसमें भाई साहब वो कहता है कि 100 ml ब्लड हो, उस 100 ml ब्लड में आपके पास पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 40 मिलीमीटर मर्क्यूरी हो, ठीक है, तो आपके पास जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है वो 14.4 ml ऑक्सीजन होती है,
4 ml ऑक्सीजन। जबकि पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ेगा ना, क्योंकि टिश्यू ने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी, पार्शियल प्रेशर बढ़ा, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है कार्बन डाइऑक्साइड वो वीनस ब्लड में 46 मिलीमीटर मरकरी होता है। पार्शियल प्रेशर बढ़ा तो कार्बन डाइऑक्साइड की बाइंडिंग कैपेसिटी बढ़ गई, जिसकी वजह से वो होता है 54 मिलीलीटर कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्रेजेंट होती है। अब यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि आपने देखना है, ये तो जो रट्टे वाली चीज़ है ना। अब यहाँ पे आपको हासिल क्या किया आपने, हासिल ये किया इन दोनों को कंपेयर करो और इन दोनों को कंपेयर करो। मतलब कि यार वीनस ब्लड और एट्रियल ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो डिफरेंस है वो 4 ml का है, और वीनस और एट्रियल ब्लड में जो ऑक्सीजन का ऑलमोस्ट जो डिफरेंस है वो आपके पास कितना है, कितना डिफरेंस है जल्दी बोलो। आपके पास ये 14 है, ये आपके पास 18 है, तो एग्जैक्ट कितना हो जाएगा आपके पास? आपके पास सिर्फ और सिर्फ 5 ml ऑक्सीजन। मतलब कि एट्रिया जो ब्लड जो है ना लंग से आ रहा है उस टिश्यू में, जो टिश्यू मेटाबॉलिक रिएक्शंस कर रहा है, ठीक है, उस टिश्यू में सिर्फ और सिर्फ 5 ml ऑक्सीजन रिलीज होगी, उस टिश्यू को दी जाएगी और उससे 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड ली जाएगी। इसका ये मतलब है, याद क्लियर हुई? इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है सिर्फ और सिर्फ 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होता है, ठीक है, और आपके पास सिर्फ और सिर्फ 5 ml ऑफ ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। समझ आ रही है बात? अच्छा, जो वीनस ब्लड है ना वो इसमें होता है आपके पास 75% जो है सैचुरेटेड होता है, 75% सैचुरेटेड, ठीक है, 75% सैचुरेटेड। ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, एमसीक्यू पूछा जा सकता है। अब ये हो गया 2 केसेस। अब तीसरा केस एक और है, जब आप विग्रस एक्सरसाइज करते हो, विग्रस एक्सरसाइज कर रहे हो तो ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज होनी चाहिए ना, ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज होनी चाहिए ड्यूरिंग विग्रस एक्सरसाइज। और विग्रस एक्सरसाइज में आप वीनस ब्लड की ही बात कर रहे हो। ड्यूरिंग विग्रस एक्सरसाइज आपके पास 100 ml ऑक्सीजन ब्लड में आपके पास आप देखते हो जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का, क्योंकि ज़्यादा ऑक्सीजन अब रिलीज हो रही है तो पार्शियल प्रेशर उससे भी ज़्यादा गिर जाता है। आपके पास सिर्फ पार्शियल प्रेशर हो जाता है 20 मिलीमीटर मरकरी। मैं आपको, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। पार्शियल प्रेशर 20 मिलीमीटर मरकरी रहा और आपके पास जो ऑक्सीजन जो आपके पास प्रेजेंट होती है उसमें वो 4.4 ml ऑक्सीजन जो है प्रेजेंट होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात की जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड 51 मिलीमीटर मरकरी तक पहुँच जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल भी बढ़ जाता है 60 मिलीलीटर कार्बन डाइऑक्साइड। और ब्लड इस केस में आपके पास 20% सैचुरेटेड होता है, 20% सिर्फ और सिर्फ सैचुरेटेड होता है। अब आपने जो है याद रख लेनी है एक बात, एक ना कॉन्सेप्ट है आपके पास हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन का। ये दोनों आपके पास ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टर्स हैं, लेकिन मसला ये है कि हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टर है, लाइक उस वो वाला ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टर है, ये एक जगह से दूसरी जगह ये ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को। और मायोग्लोबिन ट्रांसपोर्टर नहीं है, मायोग्लोबिन जो है स्टोर करता है। मायोग्लोबिन क्या कर रहा है? मायोग्लोबिन वो स्टोर कर रहा है और आपके पास जो हीमोग्लोबिन वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ट्रांसपोर्ट। अच्छा, अब होता पता क्या है, ये दोनों के पास मतलब कि ऑक्सीजन है, दोनों के पास ऑक्सीजन है, इसके पास भी ऑक्सीजन है, इसके पास भी ऑक्सीजन है। मायोग्लोबिन के पास कितनी चेन है? एक चेन है इसके पास, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके पास कितना मतलब कि मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करेगा। मायोग्लोबिन की एक चेन है, ये सिर्फ और सिर्फ एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ जुड़ेगा, ये 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ जुड़ेगा, क्योंकि इसके पास 4 चेन्स है। और ये मैं आपको बता चुका हूँ, इसी रीज़न में मायोग्लोबिन टर्शरी स्ट्रक्चर रखता है, हीमोग्लोबिन क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर रखता है। ये बात मैं आपको बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में समझा चुका हूँ कि ऐसा क्यों है। मैं आपको कहता है 2 चेन जब आपस में कॉइल होती हैं तो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर, एक से ज़्यादा चेन हो जाएगी क्वार्टरनरी, एक ही चेन होगी तो टर्शरी, अपने ऊपर कॉइल कर रही है टर्शरी। मायोग्लोबिन के पास एक ही चेन है, वो अपने ऊपर कॉइल कर रही है, वो टर्शरी स्ट्रक्चर। आप ना एक वर्ड पढ़ते हो कि हीमोग्लोबिन जो है उसकी लाइक जो एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी होपफुली स्पेलिंग सही है, एफिशिएंसी हीमोग्लोबिन की एफिशिएंसी ज़्यादा है, मायोग्लोबिन की एफिशिएंसी कम है। लेकिन एफिनिटी हीमोग्लोबिन की जो है कम है और मायोग्लोबिन की ज़्यादा है। अब इसका क्या मतलब है? ये मतलब है कि ऑक्सीजन रिलीज कब हो रही है। हीमोग्लोबिन जब ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का हो जाता है ना 60 मिलीमीटर मरकरी,
तो वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन रिलीज कर देता है टिश्यू में। मायोग्लोबिन जब 20 मिलीमीटर मर्करी होता है, जब विगरस एक्सरसाइज करते हो, इस केस में सिर्फ तभी ये रिलीज करता है। मतलब कि कौन ज़्यादा देर तक ऑक्सीजन को पकड़ के रखा हुआ है, किसने? मायोग्लोबिन में। इसका मतलब एफिनिटी, उस बंदे से जुड़ाओ आप आपके साथ, उस बंदे को कितना ज़्यादा आप प्यार करते हो, राइट? वो किसके साथ ज़्यादा है? वो किसका ज़्यादा है? मायोग्लोबिन का। हीमोग्लोबिन का कम है, क्योंकि हीमोग्लोबिन जैसे ही उसको पता लगता है कि भाई ऑक्सीजन कम हो गया, ठीक है, तो वो रिलीज़ कर देता है। मायोग्लोबिन कहता है नहीं नहीं नहीं, तू बड़ी मुश्किलों से मेरे पास आया, तू मेरे पास रहेगा, मैं आराम से जो है तो रिलीज़ करूँगा। जैसे वो शेर भी है ना फराज का साहिब का, कि ज़िंदगी से यही गिला है मुझे, तू बहुत देर से मिला है मुझे, तू मोहब्बत से कोई चाल तो चल, हार जाने का हौसला है मुझे, दिल धड़कता नहीं तड़पता है, कल जो ख्वाहिश भी आबला है तुझे, हम सफ़र चाहिए हुजूम नहीं, एक मुसाफिर भी काफ़िला है मुझे। ये कितना बड़ा सेंटेंस है, एक मुसाफिर भी काफ़िला है मुझे। कोशिश करनी चाहिए कि कोई लाइक किसी के लिए मैं, वो कोई बंदा कहे ना कि लाइक ये नहीं, अल्लाह की रज़ा के लिए, गॉड की रज़ा के लिए, कि अल्लाह ताला गॉड जो है खुश होगा, उसकी रज़ा के लिए, कि यार मैं फ़लाँ बंदे के जो है काम आ जाता हूँ। और फलां बंदा जब लाइक ये ऐसा हो ना कि दुनिया लोगों की तो मदद, लोगों की ही तो खिदमत करने के लिए हम आए, तो लोगों की खिदमत आपका करना आपके पास फ़र्ज़ है। सिर्फ आपके पास आपका हक नहीं है उस बंदे का, आपके पास फ़र्ज़ है, आपसे पूछा जाएगा। जब आप उसकी मदद कर सकते हो तो उसकी मदद करो यार। वो आप, और कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि यार वो बंदा आता है ना तो बंदे को तसल्ली हो जाती है कि यार मेरे साथ ये बंदा है ना, मेरा भाई मेरे साथ है ना, या मेरी बहन मेरे साथ है ना, या मेरा आशिक या महबूब मेरे साथ है ना, तो बस दैट्स इट, मेरी ज़िंदगी सेट है, मुझे और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। या कोई भी मुश्किलात आएगी मुझे कोई टेंशन नहीं, क्योंकि ये बंदा मेरे साथ खड़ा हुआ है, हम ये बंदा डील कर लेगा। एक मुसाफिर भी काफ़िला है मुझे, बहुत बड़ा सेंटेंस है। तो मायोग्लोबिन के लिए एक मुसाफिर काफ़िला है, उसके लिए वो ज़्यादा देर तक पकड़ के रखता है, इसलिए उसकी एफिनिटी ज़्यादा है। लेकिन कौन ज़्यादा ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, किसकी क्वांटिटी ज़्यादा है? वो हीमोग्लोबिन की। ऑक्सीजन 4 हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट कर रहा है, दैट्स वाई एफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इज़ मोर। ठीक है, तो ये वाली बातें जो है हमने डिस्कस कर ली। अच्छा ना, अब यहाँ पे एमसीक्यूज किस तरह से बन सकते हैं? एमसीक्यूज इस तरह से बन सकते हैं जैसे कि वो कहते हैं कि भाई एक आर्टरी है, तो कोई भी आर्टरी दे दो, फीमोरल आर्टरी है, ठीक है, आपके पास पॉप्लिटियल आर्टरी है, आपके पास कोई भी कह दो, कैरोटिड आर्टरी है, उसमें आपको बताओ कि भाई ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना हुआ। आर्टरी है, आर्टरी में ऑक्सीजनेटली ब्लड, तो ये वाला आप लगा दोगे। वो कह देगा कि भाई उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन कितनी है, वो जितनी है आप बता दोगे। वो कहता है कि कैरोटिड आर्टरी जाती है और आपके पास लाइक जो टिश्यूज़ हैं उनको ऑक्सीजन रिलीज़ करती है, तो कितनी ऑक्सीजन रिलीज़ की उसने, आपने बता देना है कि भाई ऑक्सीजन कितनी उसने रिलीज़ की, 5 ml। कार्बन डाइऑक्साइड कितना लिया उसने, 4 ml। इस तरह के एमसीक्यूज बन सकते हैं। ज़्यादा डिफिकल्ट बनाना चाहेगा तो वो क्या कह देगा, वो कह देगा भाई एम्बेलिकल आर्टरी है, बताओ उसमें ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन कितनी है। अब याद रख लेना, 2 एक्सेप्शंस हैं हमेशा। एक है आपके पास है एम्बेलिकल आर्टरीज, और दूसरी है आपके पास पल्मोनरी आर्टरीज। पल्मोनरी आर्टरी आपके पास ये दोनों डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। डीऑक्सीनेटेड ब्लड मतलब कि सारी आर्टरीज ऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी कर रही हैं एक्सेप्ट दीज 2 आर्टरीज, पल्मोनरी और एम्बेलिकल। अच्छा, तो एमसीक्यू ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी कर रहे हैं, तो आप ये वाला लगाओगे। उसमें बात कर रहा है तो ऑक्सीजन की परसेंटेज, ये पार्शियल प्रेशर या ऑक्सीजन पूछा तो ये लगाओगे। इसी तरीके से एम्बेलिकल वेन और एम्बेलिकल पल्मोनरी वेन और एम्बेलिकल वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, तो ये आपने इस हिसाब से लगानी है बात, यहाँ से वो मुश्किल बना सकता है। इसकी रीज़न बहुत सिंपल है यार, देखो ये हार्ट है, ये लंग्स है, ये आपके पास प्यारे से लंग्स, होपफुली यार अच्छे बन जाए, ये आपके पास दिल है। अब आर्टरी की वॉल क्या होती है, ये मैं सर्कुलेशन में समझाऊंगा आपको। आर्टरी की वॉल जो है थिक होती है, क्यों? क्योंकि उसने प्रेशर, जो आर्टरी है वो हार्ट के ज़्यादा करीब होती है, इसने प्रेशर विस्टैंड करना है। प्रेशर इसने यहाँ पे, प्रेशर क्या है, जितनी फोर्स लग रही है कितने एरिया पे, वो प्रेशर है ना। ये जो है ब्लड सेल्स जो है इसके ऊपर प्रेशर लगा रहे हैं, तो अगर ये थिक होगी वॉल तो ये प्रेशर को क्या करेगी, रिकॉयल करेगी। रिकॉयल होगा ना यहाँ पे,
रिकॉइलिंग होगी। अगर ये थिन होगी तो क्या होगा, ज़्यादा प्रेशर होगा तो ये आर्टरी फट सकती है, इसलिए आगे बार आर्टरी होती है। अब यहाँ पे जो है हार्ट जो है जब पंप करता है आपके पास, राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं आपके पास ब्लड आ जाता है किस में, पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी लंग्स लेके जाती है आपके पास लंग्स में, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वहाँ से फिर पल्मोनरी वेन जो है, क्योंकि अब प्रेशर कम हो गया, पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है हार्ट तक। तो ये क्योंकि यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है ना, प्रेशर ज़्यादा है, लंग्स कितने ज़्यादा करीब हैं हार्ट के, प्रेशर ज़्यादा है, तो उसके लिए वेन काम ही नहीं कर सकती, आर्टरी काम कर सकती है क्योंकि उसकी थिक वॉल्स। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट, बाकी हम सर्कुलेशन में डिस्कस करेंगे। बाइंडिंग ऑफ गैसेज विद हीमोग्लोबिन। अच्छा, अब ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, हीमोग्लोबिन में आपके पास डिफरेंट ग्रुप्स है ना, ऑक्सीजन बाइंड करता है हीम ग्रुप के साथ और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है। कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड करता है आपके पास अमाइनो ग्रुप के साथ, और कार्बन मोनोऑक्साइड भी आपके पास बाइंड करता है आपके पास हीम ग्रुप के साथ। ये वाली बातें तो चलो समझ आ गई, क्यों बाइंड करता है, क्योंकि आपके पास आयरन है, आयरन आयरन और आयरन में क्या खास बात है, आयरन के पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इसकी, ये इसको हेल्प कर रही है, क्या करने में, आपके पास बाइंडिंग करने में ऑक्सीजन या फिर तो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। अब कार्बन डाइऑक्साइड के बाद क्या चक्कर है, देखो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास जो ऑक्सीजन है ना, देखो आयरन के साथ किसी चीज़ ने बाइंड करना है तो उसको इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे ना। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, कार्बन मोनोऑक्साइड के पास भी आपके पास लोन पेयर मौजूद है। ठीक है, एक लोन पेयर आपके पास कार्बन में मौजूद है, एक आपके पास ऑक्सीजन में मौजूद है कार्बन मोनोऑक्साइड में। तो ये लोन पेयर की मदद से ये बाइंड कर सकते हैं आराम से आयरन के साथ। ठीक है, ये नॉन पोलर हैं और आराम से पास, क्योंकि ये नॉन पोलर हैं, आराम से पास नॉन पोलर, इनके पास लोन पेयर हैं, लोन पेयर्स हैं, तो ये बाइंड कर सकते हैं। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड देखो, कार्बन डाइऑक्साइड के पास आपके पास कोई लोन पेयर नहीं है, नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कोई लोन पेयर नहीं है इलेक्ट्रॉन के पास। तो ऑक्सीजन और मोनोऑक्साइड के पास क्योंकि लोन पेयर है, तो फिर वो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स और बाइंड कर सकते हैं, मतलब कि लिविस बेसिस के तौर पे एक्ट कर सकते हैं। जबकि इनके पास लोन पेयर ही नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड के पास, ये कार्बन मोनोऑक्साइड के पास लोन पेयर ही नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड के पास, तो ये आयरन के साथ बाइंड नहीं करेगा। फिर क्या करता है, फिर ये करता है अमाइनो ग्रुप के साथ बाइंड कर देता है। समझ आ रही है बात? ओके, नाउ यहाँ पे मतलब पता क्या है, अब आप कहोगे कि सर कार्बन डाइऑक्साइड, आपने कहा कि कोई लोन पेयर नहीं है, ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन में तो लोन पेयर है। अच्छा देखो, अब बात सुनो, कार्बन ने साथ जो है लिंकेज होनी है, ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड में नहीं हो सकती, इसलिए मैंने कहा लोन पेयर नहीं है। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड में 2 ऑक्सीजन जो हैं उन पे लोन पेयर है, 2 ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, लेकिन क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक लीनियर स्ट्रक्चर है, वो एक स्टेबल स्ट्रक्चर है, वो एक लो एनर्जी वाला स्ट्रक्चर है, वो अनरिएक्टिव है, तो वो आपके पास अपना स्ट्रक्चर बेंड नहीं करेगा। ठीक है, वो अपना स्ट्रक्चर बेंड नहीं करेगा। आपने अगर बॉन्ड बनाना पड़ेगा तो कार्बन के साथ आप बढ़ाओगे ताकि स्ट्रक्चर भी लीनियर रहे, ताकि आपके पास जो है रिएक्टिविटी, जो उस कंपाउंड है उसकी एनर्जी भी लो रहे। तो कार्बन डाइऑक्साइड के बाद, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन के पास कुछ लोन पेयर नहीं है, और हीम ग्रुप को अगर आपने हीम ग्रुप के साथ आपने बॉन्ड बनाना है तो उसको लोन पेयर देना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड क्योंकि उनके पास लोन पेयर हैं, वो लोन पेयर देकर डोनेट कर बॉन्ड बना देते हैं। ठीक है, अब कार्बन क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड वो ग्लोबुलिन पार्ट जो है, जिसके ग्लोबुलिन पार्ट में अमाइनो एसिड्स हैं, अमाइनो एसिड के पास अमाइन ग्रुप है, अमाइन ग्रुप में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, वो लोन पेयर डोनेट करके लोन पेयर निकाल कर जो है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बॉन्ड बना लेता है, लोन पेयर डोनेट करता है। ठीक है, लेकिन हीम ग्रुप के साथ वो ग्रुप अटैच होगा, लोन पेयर देगा, अमाइनो ग्रुप के साथ वो पेयर अटैच होगा जो लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो ये आपके पास रीज़न हो गया। तो ये वाला जो है कॉन्सेप्ट आपने याद रख लेना।
एफिनिटी ऑफ डिफरेंट गैसेस फॉर हीमोग्लोबिन, अगर ये वाली हम जो है इसको बात कर लें कि डिफरेंट गैसेस की जो एफिनिटी है हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करने की, वो क्या है, तो आप देखते हो कि भाई कार्बन मोनोऑक्साइड की सबसे ज़्यादा है हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करने की, फिर आता है आपके पास ऑक्सीजन, फिर आता है आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर आता है आपके पास जो आखिर में आता है आपके पास। अब मैं ये आपको ना ये समझा देता हूँ, ये आपके पास जो प्रोटॉन्स है, आपके पास बुक लिखती है कि कार्बन मोनोऑक्साइड की जो एफिनिटी है वो 2-4 टाइम्स ग्रेटर है, ग्रेटर देन ऑक्सीजन, 2-4 टाइम्स ग्रेटर देन ऑक्सीजन। किसकी? आपके पास ये कार्बन मोनोऑक्साइड की, कार्बन मोनोऑक्साइड की, ठीक है। और ये आपने सीक्वेंस जो है अच्छे तरीके से याद रख लेना है। अच्छा, ये बात पता क्या है, ये ना बोहर इफेक्ट है कि ऑक्सीजन की जो एफिनिटी है ना डिक्रीज़ होती है, लाइक जब आप पीएच जो है आपके पास, जब आप एसिडिक होता है ना, इसको बोहर इफेक्ट करता है। लेकिन अगर हम वैसे बात करें तो फिर यही वाली बात होती है, और यही रीज़न है कि लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड की एफिनिटी सबसे ज़्यादा है ना, तो जब हीटर्स जब चलाते हो, कार्बन मोनोऑक्साइड कब फॉर्म होगी, जब कार्बन जो है लेस या लिमिटेड ऑक्सीजन के साथ बाइंड रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड जो है बनाता है, ऐसे लिमिटेड ऑक्सीजन के साथ। ये कब होता है, जैसे कि आप हीटर लगाया हुआ है अपने कमरे में, कमरा बंद है, ऑक्सीजन एयर की वेंटिलेशन नहीं हो रही, उस कमरे की जितनी ऑक्सीजन है वो ऐसा ऐसा बर्न हो रही है, तो आपके पास ऑक्सीजन कम हो रही है, तो उसमें आपके पास कार्बन जो है बर्न करता है, जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। और कार्बन मोनोऑक्साइड क्यों डेंजरस है, क्योंकि इसके बाद इसकी एफिनिटी ऑक्सीजन के साथ भी ज़्यादा है, ठीक है। तो आपके पास जब इसको इनहेल करते हो तो आपको वही नोजिया, लाइक आपके पास वॉमिटिंग, आपके लिप्स जो हैं वो चेरी रेड हो जाते हैं, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं फेडल बुक में लिखी हुई हैं। तो जब आप इसको इनहेल करते हो तो आपके पास नोजिया, वॉमिटिंग, चेरी रेड लिप्स। वो पूछ सकता है कि वो चेरी रेड लिप्स कब आएंगे, तीनों वो नाम दे, कौन सी गैस को इनहेल करोगे, चेरी रेड लिप्स, तो आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड। नाउ हियर इज द कॉन्सेप्ट कि क्यों कार्बन मोनोऑक्साइड की आपके पास एफिनिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। इसको सादी ज़ुबान में ना बहुत सिंपल लैंग्वेज में आप ये समझो, एक कार पार्किंग है, इसको मैं आपको एक देखो, आपके पास ये 2 कार पार्किंग्स हैं, ठीक है। यहाँ पे गाड़ियों ने आके जो है पार्क होना है, ये यहाँ पे गाड़ियों ने आके पार्क होना है। अब अगर एक स्ट्रक्चर है उसकी ऐसी शेप है, बेंड शेप है ऑक्सीजन की, तो मतलब कि ये सही तरीके से फिट हुई है इसके अंदर, द आंसर इज़ नो। अब एक कंपाउंड है जो कि बिल्कुल स्ट्रेट था, वो फिट हुआ है, तो फिट हुआ है, तो इसकी स्ट्रॉन्गर, ये दूसरे वाले की स्ट्रॉन्गर लिंकेज बनेगी ना आयरन के साथ। ये कार्बन मोनोऑक्साइड स्ट्रेट चेन है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्योंकि स्ट्रेट चेन है तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिंकेज बनाएगा विद द हीम ग्रुप, उसकी एफिनिटी ज़्यादा होगी, तो आयरन चाहेगा कि इसकी एफिनिटी ज़्यादा है वो मेरे साथ आके बाइंड हो, इसलिए वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ज़्यादा चाहेगा बाइंड होना। जबकि ऑक्सीजन हाँ बाइंड तो कर सकता है, लेकिन क्या देखो यहाँ पे उसकी पैकिंग एफिशिएंट है, द पैकिंग इज़ नॉट एफिशिएंट, दैट्स द रीज़न कि क्यों आयरन जो है आपके पास, क्यों उनका ऑक्सीजन की एफिनिटी जो है वो कम है एज़ कम्पेयर टू कार्बन मोनोऑक्साइड। डिफरेंट गैसेस की जो एफिनिटी है ऑक्सीजन के साथ, तो आप देखते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड जितना जब बढ़ता है तो ऑक्सीजन की पार्शियल प्रेशर उतना ज़्यादा, इसी बात है, कम हो जाता है, आपके पास ऑक्सीजन की टेंशन कम होगी, जिसकी वजह से ये कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा, तो जिसकी ऑक्सीजन की पार्शियल प्रेशर कम हो गया, तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम हुआ तो आपके पास ऑक्सीजन क्या होती है, लिबरेट होती है, मतलब कि हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को क्या कर देता है, रिलीज़ कर देता है इन द टिश्यूज़, ठीक है। जब टेम्परेचर जैसे कि आप एक्सरसाइज कर रहे हो, एक्सरसाइज सिनेरियो बना के दे सकते हैं, एक बंदा जो है एक्सरसाइज कर रहा है, तो बताओ उसमें जो है क्या ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी हीमोग्लोबिन की कम होगी ज़्यादा होगी, तो टेम्परेचर जब बढ़ता है, याद रख लेना, टेम्परेचर जब बढ़ता है तो ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन जो है वो कम हो जाती है। अब इसमें ना हर एक कॉन्सेप्ट है, ये ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है कि टेम्परेचर बढ़ा तो ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी कम होगी, ऐसा क्यों होता है, व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड इट, ठीक है। अब ये सारी की सारी चीज़ें आप एमबीबीएस में पढ़ोगे, बट यहाँ पे जो है मैं आपको इस वीडियो की फॉर्म में आपको छोटा सा एक एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे कि क्यों आपके पास जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है ऑक्सीजन जो है वो रिलीज़ होती है, लिबरेट होती है। द कॉन्सेप्ट इज़ वेरी सिंपल, आपने केमिस्ट्री में ली शार्टियर प्रिंसिपल पढ़ा हुआ है।
जब हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन मिलते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, तो ये जो रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, हीट रिलीज होती है, राइट। और जो इसका बैकवर्ड रिएक्शन है, जब ऑक्सीजन लिबरेट होती है हीमोग्लोबिन से और ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन हीम से और ऑक्सीजन रिलीज होती है, तब ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। अब फॉरवर्ड रिएक्शन को अगर हमने ज़्यादा लेके जाना है तो टेम्परेचर हमें बढ़ाना पड़ेगा, डिक्रीज़ करना पड़ेगा, डिक्रीज़ करना पड़ेगा। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ली शार्टियर प्रिंसिपल कहता है कि जो सिस्टम है वो इस तरीके से चलेगा कि आपके पास जो चेंज आया है इसको नलीफाई किया जाए। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इसको लाइक इस चेंज को ख़त्म किया जाए, तो वो बैकवर्ड रिएक्शन करेगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन वाला करेगा और ऑक्सीजन रिलीज़ होगी, लिबरेट होगी, राइट। सो दैट्स द कॉन्सेप्ट, ठीक है। पीएच, एसिडिक पीएच जो है आपके पास, मतलब कि पीएच जब कम होगा तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है आपके पास वो भी कम हो जाती है। मतलब कि इसमें इसकी रीज़न पता क्या होती है, पीएच जब कम होगा, जब आप पीएच कम कब होगा, एसिडिक कब होगा, मतलब कि जब प्रोटॉन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। मैं आपको बता चुका हूँ, क्या बता चुका हूँ, बायोएनर्जेटिक्स में डिस्कस किया था कि जब NAD टूटता है NAD पॉजिटिव में तो प्रोटॉन ये रिलीज़ होता है ना, ठीक है। और मैं आपको बताया था कि जब ये बनता है तो इसको NAD पॉजिटिव को NADH में बनने के लिए उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और 1 प्रोटॉन चाहिए। और 1 प्रोटॉन ये कहाँ से लेता है, 2 हाइड्रोजन से, और 1 प्रोटॉन ये ऐसे ही रिलीज़ कर देता है आपके पास ECF में, इंटरसेलुलर सेलुलर फ्लूइड में, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। ये जो प्रोटॉन है जब ज़्यादा एक्सरसाइज हो रही है, ज़्यादा आपके पास ब्रेकडाउन हो रही है प्रोटीन की, ये प्रोटॉन क्या होते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, पीएच कम होता रहेगा, तो ये प्रोटॉन क्या करते हैं, हीमोग्लोबिन से बाइंड करके हीमोग्लोबिनिक एसिड बना देता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है कम हो जाती है। ओके, तो ये वाली बात जो है आपने याद रख लेनी है। ओके, तो ये आपके पास थे डिफरेंट फैक्टर्स। ऑक्सीजन कंसनट्रेशन एंड ब्रीदिंग रेट तो आपने याद रख लेना है। जब आपके पास नॉर्मल में आपके पास कंसंट्रेशन इन एयर इज ऑक्सीजन जो है अबंडेंट है तो ब्रीदिंग जो है आपके पास नॉर्मल होती है अगर ऑक्सीजन जो है अबंडेंट है, ठीक है। डिक्रीज़ इन ऑक्सीजन मतलब कि आप जाते हो लाइक हिली एरियाज़ में आप गए, तो आप माउंटेन्स में आप गए, माउंटेन्स में ऑक्सीजन की क्या होता है, पार्शियल प्रेशर कम होता है, ठीक है। तो आपके पास ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन वहाँ पे कम होती है, पार्शियल प्रेशर कम होता है। तो मैं आपको बता चुका हूँ एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन थर्मो रेगुलेशन में किडनी में आपको बताया था, एक्सक्रीशन में सॉरी, कि वो किडनी रिलीज़ करती है। आपके पास रेड ब्लड सेल्स की काउंट आपकी बॉडी में फिर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। रेड ब्लड सेल्स हीमाटोपोइटिक सेल्स जो कि रेड ब्लड सेल्स को बना रहे हैं, स्टेम सेल्स, वो ज़्यादा रेड ब्लड सेल्स को बनाते हैं ताकि अब वो उनको पता लग जाता है कि भाई अब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है तो हमें ज़्यादा रेड ब्लड सेल्स होंगे तो ज़्यादा, ताकि कम से कम ज़्यादा व्हीकल्स हों ताकि ज़्यादा ऑक्सीजन और ट्रांसपोर्ट हो सके। इसी वजह से जब माउंटेन में जाते हो तो आपको नोज़िया और लाइक इस तरह की जो है लाइक सर चक्कर आता है, या क्योंकि आपके पास ब्लड सेल्स की काउंट जो है वो ज़्यादा हो रही है, ब्लड बॉडी जो है ज़्यादा जो है आपके पास मेटाबॉलिक रिएक्शंस कर रही है ताकि आपके पास ऑक्सीजन जो है सफिशिएंटली जो है प्रेजेंट हो। तो आपके पास जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होती है ना तो अ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन कॉजेज द ब्रीदिंग रेट टू रफली डबल। तो ब्रीदिंग रेट ज़्यादा हो जाता है ताकि ज़्यादा, क्योंकि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होगी तो ब्रीदिंग रेट आपका बढ़ता है, ताकि ऑक्सीजन तो बॉडी को चाहिए तो ब्रीदिंग रेट बढ़ता है ताकि ऑक्सीजन जो है कम से कम ट्रांसपोर्ट तो हो बॉडी में, बॉडी को दी तो जाए, तो ज़्यादा हार्ट जल्दी से बन पाता है ताकि जल्दी से बॉडी के टिश्यूज़ तक जो है ऑक्सीजन पहुँचे, खासतौर पे वाइटल ऑर्गन्स अल्लाह के पास, हार्ट के अपने और ब्रेन। अच्छा, अब यहाँ पे ना बच्चों का एक सवाल पैदा होता है कि यार ऑक्सीजन हमें चाहिए तो ऑक्सीजन क्यों, मतलब कि 21% ही क्यों है, कभी कम ही ना होती। अगर ऑक्सीजन होती मिसाल के तौर पर 50% या 70%, तो माउंटेन में हमें कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती, मतलब कि ऑक्सीजन लो, हमारा ब्रीदिंग में कभी डिक्रीज इन डबल ही ना होता। ब्रीदिंग रेट कौन डबल कर रहा है आपके पास, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ये नर्वस कोऑर्डिनेशन मैं बता चुका हूँ। अब ऐसा क्यों है, इसकी रीज़न आप आगे जब आओगे हायर स्टडीज़ में MBBS में आपको पता लग जाएगा कि भाई ऑक्सीजन अगर आ जाए ना, बहुत ज़्यादा हो जाए, तो ऑक्सीजन खुद ही टॉक्सिक बन जाता है, ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी हो जाती है आपको। क्यों, क्योंकि अब ऑक्सीजन ज़्यादा होता है तो ऑक्सीजन अपने अंदर अपने साथ ही रिएक्ट करना स्टार्ट हो जाता है, रेडिकल्स की फॉर्मेशन स्टार्ट कर देता है, और ये रेडिकल्स तो बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है और बॉडी को जो डैमेज कर सकते हैं। इसलिए अल्लाह पाक ने क्या रखा है, हर चीज़ का मेयार ऑक्सीजन को उतना रखा कि भाई वो रिएक्टिव ना हो,
समझ आ रही है बात? अच्छा, अब सवाल पैदा होता है कि यार ऑक्सीजन की डिक्रीज से ब्रीदिंग रेट बढ़ा, क्या ऑक्सीजन के अगर मैं बढ़ा दूं 20% ऑक्सीजन बढ़ा दूं, क्या ब्रीदिंग रेट मेरा हाफ स्लो हो जाएगा? द आंसर इज नो। ब्रीदिंग रेट आपके पास सिग्निफिकेंटली डिक्रीज नहीं होता हायर ऑक्सीजन लेवल पे, ठीक है? तो ये बातें आपने याद रख लेनी है। अच्छा, केपीके का एक बस है कि ऑक्सीजन जो है ट्रांसपोर्ट इन द डिजॉल्व फॉर्म भी होती है ना, प्लाज्मा में, डिजॉल्व फॉर्म में, तो आपके पास ये बहुत ज़्यादा कम होती है क्योंकि ऑक्सीजन जो है रिलेटिवली इनसॉल्युबल है एट कम्पेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन फिर भी एट्रियल ब्लड में, एट्रियल ब्लड में आपके पास 100 ml ब्लड हो तो आपके पास 0.29 ml जो है ऑक्सीजन प्लाज्मा में डिजॉल्व होती है, ठीक है? और अगेन एट्रियल ब्लड की बात है तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होगा? 95 मिलीमीटर मरकरी, जब ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है? और आपके पास जो वीनस ब्लड की बात की जाए तो 100 ml ब्लड में आपके पास 0.12 ml जो है आपके पास ऑक्सीजन जो है प्रेजेंट होती है। और अगेन वीनस ब्लड की बात है, पार्शियल प्रेशर कितना होगा? 40 मिलीमीटर मरकरी। मतलब कि कितना प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मदद से कितनी ऑक्सीजन जो है रिलीज होती है, टिश्यू को कितनी ऑक्सीजन गई? 0.17 ml ऑफ ऑक्सीजन ओनली ट्रांसपोर्टेड, ओनली ट्रांसपोर्टेड। ओके, तो ये वाली बात जो है आपने याद रख लेनी है। अब हम आगे चलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की आपके पास का ट्रांसपोर्टेशन के, कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से जो है ट्रांसपोर्ट हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ, सबसे ज़्यादा मेजरली किसकी फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो रहा है? इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस। 70% जो है बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में जो रिलीज़ हो रहा है, क्योंकि ये ज़्यादा सॉल्युबल है लाइक इन एज कम्पेयर टू वाटर, तो ये प्लाज्मा में भी ज़्यादा जो है ज़्यादा डिजॉल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। 70% जो है इसकी फॉर्म में बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में रिलीज़ हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ होता है ब्लड में, और जब ब्लड में जब ये आ जाता है ना, ये ब्लड है, ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, ये टिश्यू के सेल थे यहाँ पे, बस इसको दूसरे रंग से बनाते हैं, ये टिश्यू के सेल हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे जो है रिलीज़ हो गई। कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के अंदर वाटर मौजूद है तो ये आपके पास वाटर के साथ मिलके कार्बोनिक एसिड बना देती है। अभी सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। और जो यहाँ पे जो इंजाइम मौजूद होता है वो कार्बोनिक एनहाइड्रेज इंजाइम मौजूद होता है। अब बात ना याद रख लेने, इंजाइम वाले चैप्टर से रिलेट करो इसको। कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज है, इसका एक्टिवेटर क्या है? आपने पढ़ा है कौन? इसका एक्टिवेटर क्या है? जिंक। अच्छा, जिंक है, जिंक एक ट्रेस एलिमेंट है, मेजर बायो एलिमेंट है या माइनर बायो एलिमेंट है? ट्रेस बायो एलिमेंट है। अच्छा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम लॉक एंड की मॉडल को फॉलो करता है या फिर तो इंड्यूस फिट मॉडल को? इंड्यूस फिट मॉडल को। क्यों? क्योंकि ये है आपके पास ऑक्सीजन के साथ भी, ऑक्सीजन की बाइंडिंग में भी इन्वॉल्व है। मतलब कि ये आपके पास कार्बोनिक, ये उल्टा प्रोसेस भी कर सकता है ना। और आपके पास हीमोग्लोबिन, कार्बन डाइऑक्साइड की बाइंडिंग में भी यही एंजाइम मौजूद है। दोनों सब्सट्रेट के साथ जोड़ रहा है, दोनों सब्सट्रेट के साथ रिएक्ट कर रहा है। इंड्यूस फिट मॉडल, समझ आ गई? अच्छा, कार्बन मोनो, ये अब क्या फिर क्या होता है? ये कार्बन जो बाइकार्बोनेट आयन, जो कार्बोनिक एसिड है, ये आपके पास अनस्टेबल है, तो ये डिसोसिएट कर देता है, मतलब कि आयंस को रिलीज कर देता है। कार्बोनिक एसिड जो है अनस्टेबल है, तो अगेन ये आपके पास कार्बोनिक एनहाइड्रेज दोबारा से एंजाइम होता है। यहाँ पे देखो ना, ये आपके पास कौन सा? इंड्यूस फिट मॉडल का। ये आपके पास प्रोटॉन जो है रिलीज हो जाते हैं और आपके पास कार्बोनेट आयन बन जाते हैं। ये कार्बोनेट आयन फिर जो है ट्रांसपोर्ट होता है। ये जो है आपके पास अल्टर कर सकती है किसको? पीएच और ब्लड को अल्टर कर सकता है ना ये का प्रोटॉन। फिर क्या करता है? ये हीमोग्लोबिन जो है वो इसके साथ मिलकर हीमोग्लोबिनिक एसिड बना देता है। हीमोग्लोबिनिक एसिड, ताकि जो है पीएच और ब्लड को महफूज किया जा सके, क्योंकि ब्लड ने तो अपनी होम्योस्टेसिस मेंटेन करके रखनी है ना, ठीक है? तो ये आपके पास बना देता है हीमोग्लोबिनिक एसिड, ठीक है? तो ये वाली बात होती है। तो ये सारा का सारा प्रोसेस हो रहा है रेड ब्लड सेल्स के अंदर, रेड ब्लड सेल्स के अंदर। अब मैं आपको ना, ये मैंने आपको बस ओवरव्यू दिया, मैंने आपको ओवरव्यू दिया कि क्यों जो है ये सारा का सारा प्रोसेस जो है वो हो रहा है, ठीक है? अब मैं इसको आपको मैं समझा देता हूँ अच्छे तरीके से। अब मैंने कहा क्या, ये ब्लड है, इस ब्लड में ये आपके पास आरबीसीज मौजूद है,
कार्बन डाइऑक्साइड आती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा में आई, एरिथ्रोसाइट्स के अंदर डिफ्यूज होती है। एरिथ्रोसाइट नॉट एरिथ्रोब्लास्ट, मैं आपको बता चुका हूँ एरिथ्रोब्लास्ट आर इमेच्योर, उनके पास न्यूक्लियस है। एरिथ्रोसाइट्स आर मैच्योर ब्लड सेल्स, इनके पास न्यूक्लियस नहीं है। जैसे कि ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोसाइट, ये डिफ्यूज़ करती है इनटू एरिथ्रोसाइट्स रेड ब्लड सेल्स के अंदर, और वाटर के साथ मिलके आपके पास क्या बना देती है, इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम मौजूद है ना यहाँ पे, कार्बोनिक एसिड बन जाता है। ये कार्बोनिक एसिड अनस्टेबल है, जब जल्दी से क्या करता है, टूटता है बाइकार्बोनेट आयन से, और ये आपके पास प्रोटॉन रिलीज कर देता है। ये प्रोटॉन जो है हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर आपके पास हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर आपके पास हीमोग्लोबिनिक एसिड बना देता है, हीमोग्लोबिनिक एसिड। और इस हीमोग्लोबिन फारिग तो हो ही ना था ना, अब देखो ना किस तरह से ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, कितना प्यारा निज़ाम है। ये आपके पास हीमोग्लोबिनिक एसिड बना दिया। अब सवाल पैदा होता है सर यहाँ पे हीमोग्लोबिन फारिग थोड़ी ना थी, हीमोग्लोबिन ने तो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ था। ब्लड कहाँ से आ रहा है, लंग्स से, लंग्स ऑक्सी हीमोग्लोबिन मौजूद था, तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन रिलीज कर देता है। ये ऑक्सीजन जो है बाय जो है ट्रांसपोर्ट हो जाती है इन द प्लाज्मा, डिफ्यूजन हो जाती है इसकी, और इस तरीके से ऑक्सीजन जो है रिलीज हो जाती है। अच्छा, अब ये बाइकार्बोनेट आयन फिर डिफ्यूज़ कर देते हैं और प्लाज्मा के अंदर आ जाते हैं। प्लाज्मा के अंदर जो है बाइकार्बोनेट आयन आ गया। सर यहाँ तक प्रोसेस कंप्लीट हो गया? द आंसर इज नो। क्या प्रोसेस हुआ, देखो नेगेटिव आयन रेड ब्लड से निकले हैं तो चार्ज को बैलेंस भी तो करना है, तो प्लाज्मा से क्लोराइड आयंस जो हैं अंदर आ जाते हैं, डिफ्यूजन की वजह से अंदर आ जाते हैं, और इसके वजह से चार्ज जो है बैलेंस रहता है। इसको कहते हैं हैम्बर्गर फिनोमेना। ठीक है, ये क्लोराइड आयन के जो मूवमेंट है कि वो प्लाज्मा से सेल के अंदर आ रहे हैं रेड ब्लड सेल्स के, इसको कहते हैं हैम्बर्गर फिनोमेना। अच्छा, यहाँ पे मैंने डिफ्यूजन लिखा है, ये वाला सवाल पैदा होता है कि यार ये गैसेस का तो समझ आ रही है कि गैसेस आराम से डिफ्यूज कर रही हैं, ये मैंने सही लिखा है गलत लिखा है? मैंने इसको पैसिव लिखना चाहिए था, डिफ्यूजन नहीं, क्योंकि ये आयन है यार, ये क्यों डिफ्यूज़ करेंगे, ये गलत है, ये भी गलत है। फिर ये किस तरीके से ट्रांसफर होते हैं, ये विद द हेल्प ऑफ चैनल्स। यहाँ पे चैनल्स मौजूद है ना, ये देखो ये चैनल्स मौजूद हैं यहाँ पे, ये चैनल्स के थ्रू मूवमेंट होगी। ये चैनल्स कौन से हैं, ये फॉर एग्जांपल नंबर 1 वाला चैनल कौन सा होगा, वो होगा आपके पास चैनल नंबर 1 और चैनल नंबर 2। वो चैनल नंबर 1 होगा लाइक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन वाला किसका, बाइकार्बोनेट आयन का, और चैनल नंबर 2 होगा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्लोराइड आयंस का। तो ये दोनों क्या है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, सिर्फ डिफ्यूजन नहीं लिखना, क्या पैसिव ट्रांसपोर्ट आप लिख सकोगे। अब यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा लाइक जो क्वेश्चंस हैं बच्चों के जहन में आते हैं, ये जो है आप इसको कह देते हो लाइक जो आपके पास ऑफ कोर्स यहाँ पे जो डिफ्यूजन में है ना, ये आपके पास है लाइक जो आप बाइकार्बोनेट, क्लोराइड कैरियर प्रोटीन्स, ये कार्बोनेट आयन को बाहर भेज देती हैं और क्लोराइड आयन को अंदर जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर देती हैं। इसको हैम्बर्गर फिनोमेना, या इसको आप वो क्लोराइड शिफ्ट भी कहते हो, क्लोराइड शिफ्ट। अच्छा, क्लोराइड जो है ना आपके पास जब कंबाइन अंदर आता है तो ये कंबाइन कर जाता है, ये इसने ऐसे तो नहीं रहना यार, आयंस है यार, ये क्या करता है पोटेशियम के साथ रेड ब्लड सेल में जो मौजूद है उसके साथ बाइंड करके आगे पोटेशियम क्लोराइड बना देता है। ठीक है, और प्लाज्मा बाइकार्बोनेट आयन जो है सोडियम के साथ बाइंड करते हैं, सोडियम के साथ बाइंड करके ये आपके पास Na2CO3 होपफुली सही लिखा है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट आयन जो है बना देते हैं, बाइकार्बोनेट आयन, यहाँ पे कार्बोनेट लिखा था, ये बन गया सोडियम बाइकार्बोनेट आयन। तो इस तरीके से ट्रांसपोर्ट जो है कार्बन डाइऑक्साइड की वो डिपेंड करती है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से। कार्बन डाइऑक्साइड की पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है टिश्यूज में तो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के अंदर डिफ्यूज़ हो जाती है। ठीक है, अच्छा अब ये तो था, ये सारा का सारा प्रोसेस था टिश्यूज़ में। टिश्यूज़ में किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड को किस ज़्यादा प्रेशर था तो अंदर आ गई थी और इस तरह से ट्रांसफर हो रही है। अब यहीं जो है पहुँच गई है लंग्स के अंदर। अब ये पूरा प्रोसेस उल्टा होगा, ये आपके पास
बाइकार्बोनेट आयन, सोडियम बाइकार्बोनेट टूटेंगे बाइकार्बोनेट आयन में, वहीं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होगी, ये बाइकार्बोनेट आयन रेड ब्लड सेल्स के अंदर आएंगे विद द हेल्प ऑफ बाइकार्बोनेट क्लोराइड चैनल्स। और जब ये अंदर आ गए तो ये आपके पास पोटेशियम क्लोराइड टूटेगा क्लोराइड में, और ये क्लोराइड बाहर दोबारा ब्लड प्लाज्मा में चला जाएगा, ठीक है, उल्टा हो जाएगा। इसको भी हेमोरेजिक फिनोमेना या क्लोराइड शिफ्ट को कहोगे। ये बाइकार्बोनेट आयन जो है आपके पास दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में टूट जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। और यहाँ पर जो है ये जो आपके पास किस तरह से बना, ये आपके पास जो ऑक्सीहीमोग्लोबिन जो है टूटेगा प्रोटॉन में, प्रोटॉन और बाइकार्बोनेट जुड़ के कार्बोनिक एसिड बनाएंगे ना, और जब टूटेगा तो लंग्स में आपके पास हीमोग्लोबिन फारिग हो जाएगा, तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके ऑक्सीहीमोग्लोबिन बना देगा। मतलब कि लंग्स में पूरे एरोज जो है ना अपने उल्टे कर देना, लंग्स में अपने सारे के सारे एरोज जो हैं वो उल्टे कर देने हैं। दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड किस की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है आपके पास कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में। तो मैं आपको बता चुका हूं कि आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड करता है किसके साथ, ग्लोबुलिन पार्ट, बाइंड विद ग्लोबुलिन पार्ट ऑफ अमाइनो पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन, क्योंकि इसके बाद लोन पे रहे नहीं, ये आयरन के साथ किस तरीके से बाइंड ही नहीं कर सकता। और तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड होता है इन द फॉर्म ऑफ प्लाज्मा 7%, ठीक है, सिर्फ 7%। ओके, तो ये आपने जो है सारा का सारा जो है आपके पास प्रोसेस था। अब हम डिस्कस करते हैं ये इस तरीके से जो है आपके पास ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन जो है वो हो रही होती है। अच्छा, एक ना बात आपने याद रख लेनी है, शायद मैं एक ऊपर एक कौन बता चुका हूँ, हीमोग्लोबिन जो है ना, हीमोग्लोबिन कहाँ पे हमने डिस्कस किया था, हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन हमने एक जगह डिस्कस किया था। हाँ, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन की जो है ना ट्रांसपोर्टेशन कैपेसिटी वो 75% जो है इंक्रीज़ कर देता है। हीमोग्लोबिन इंक्रीजिंग दी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी टू अबाउट 75%। और अब मैंने सवाल बताया था ना कि हीमोग्लोबिन में क्यों आयरन है, तो इसकी केपीके की बुक में जो है रिस्पायरेटरी सिस्टम में ये बातें लिखी हुई हैं, लेकिन क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि कोई उसकी किसी के अंदर क्यूरोसिटी है तो हीमोसायनिन जो है उसमें आपके पास आयरन नहीं है, उसमें आपके पास जो मोलस्कस में होता है ना उसमें आपके पास लाइक कॉपर मौजूद है, और ये आपके पास लाइक आयन डिफरेंट होगा तो ये ब्लूइश कलर देता है ब्लड को, ठीक है। ब्लूइश कलर मतलब कि जाहिर सी बात है लाइट पड़ेगी तो कॉपर उसको डिफरेंटली कुछ अब्जॉर्ब करेंगे और जो रिफ्लेक्ट करेंगे वो ब्लू कलर की तरफ करेंगे, ब्लू कलर आपको नजर आएगा। फिर आपके पास जैसे को हीमो एरिथ्रिन जो कि कुछ मैरीन एनिमल में होता है, और इसी तरीके से आपके पास क्लोरोक्यूरियोनिन जो एनालिड्स में होता है, ठीक है। तो ये लाइक सिर्फ आयरन नहीं हो सकता, लेकिन बस वेरिएबल आपके पास एक मेटल होना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, तो ये बातें आपने याद रख ली हैं। अच्छा, ये बातें भी अगेन एक लास्ट पॉइंट, इसके बाद फिर हम चलते हैं। जो आपके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको आप लाइक उसको रेड कलर से रिप्रेजेंट करते हो, कन्वेंशन है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आप ब्लू कलर से जो है रिप्रेजेंट करते हो, ब्लू कलर से। ये रिप्रेजेंटेशन जो है ना डायग्राम्स में ये ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की हैं, लेकिन ये लाइक इट्स अ कन्वेंशन, ठीक है। वीनस ब्लड ब्लू कलर का नहीं होता ह्यूमंस में, ये कन्वेंशन है, ये कन्वेंशन है। ह्यूमन जो आप वेन्स जो है ना आपके हाथों के ऊपर जो वेन्स देख रहे हो ब्लू, आपको ब्लू कलर की नज़र आती हैं, ये ब्लू इसलिए नज़र आती हैं क्योंकि वो किस तरीके से लाइट के साथ इंटरेक्ट करती हैं। मैं बता तो चुका हूँ, कलर नहीं है, लाइट किस तरह से इंटरेक्ट करके आपकी आंखों की तरफ आती है, तो इसलिए आपको जो हाथों के ऊपर जो वेन्स जा रही हैं आपको ब्लू कलर की नज़र आती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर ब्लड ब्लू है, नहीं। और शायद इसी वजह से साइंटिस्ट ने सोचा हो कि भाई वेन आ रही है इसका मतलब इसकी ब्लू कलर की है, तो उन्होंने कन्वेंशन डायग्राम जो बनाई हुई हैं शुरू में वो ब्लू कलर की बनाई हो, फिर बाद में वही रिवाज जो है चल गया हो, लेकिन ब्लड जो है रेड ही है, उसके अंदर डार्क रेड होगा डीऑक्सीनेटेड ब्लड। लेकिन जो हमें ब्लू वेन क्यों नज़र आ रही है, क्योंकि लाइक जो आपके पास आप स्किन से देख रहे हो तो स्किन लाइट ने स्किन को भी पेनिट्रेट कर किया है, और वहाँ पे जो वेन है वो भी है, तो वो डिफरेंटली कुछ अब्जॉर्ब हुई है जो आपकी आंखों की तरफ आ रही है, तो वो वेन को क्या दे रही है, ब्लू कलर जो है वो दे रही है, प्रोवाइड कर रही है। ऑलराइट, तो ये था आपके पास सारा का सारा प्रोसेस। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स, सो नाउ वी हैव जस्ट 2 टॉपिक्स रिमेनिंग इस चैप्टर से रिलेटेड, कंट्रोल और ब्रीदिंग। सबसे पहले ब्रीदिंग को कंट्रोल कौन कर रहा है आपकी बॉडी में,
ठीक है, ब्रीदिंग को कंट्रोल कौन कर रहा है? तो ब्रीदिंग को कंट्रोल कर रहा है आपके पास वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बताऊं कि ब्रीदिंग ओवरऑल वॉलेंट्री है या इनवॉलेंट्री। टेल मी कि आपके पास, आपका क्या ख्याल है, ब्रीदिंग वॉलेंट्री होनी चाहिए या इनवॉलेंट्री? यू नो दिस थिंग इज़ वेरी सिंपल, लेट मी टेल यू हाउ। आप फॉर एग्जांपल सांस, आप एक पूल में गए हो, ठीक है। अब दोस्तों में क्या होता है, दोस्तों में देखते हैं कि भाई, देखते हैं कौन जो है ज़्यादा देर तक सांस रोक के रख सकता है। आप जो है कंपटीशन लग जाता है और आप सांस आप रोकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा कितने सेकंड या चलो मिनट, कितने मिनट आप सांस रोक लोगे? ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट सांस रोक लिया आपने। अब सांस जब आपने रोकी उसके बाद ऑटोमेटिकली आप सांस लोगे, चाहे जितना मर्जी आप कर लो, लाइक अपने आप को पुश कर लो। अगर नहीं करोगे तो फिर आप बेहोश हो जाओगे, और बेहोश होगे तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी इनवॉलेंट्री ब्रीदिंग के ऊपर दोबारा आ जाएगी, आप सांस लोगे, हालांकि आप नहीं चाह रहे सांस लेना। इसका मतलब ब्रीदिंग ओवरऑल इनवॉलेंट्री है, आपके कंट्रोल में नहीं है। बट वॉलेंट्री हो सकती है अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस, और वो कंडीशन सिर्फ कुछ लिमिटेड टाइम के लिए होंगी। तो ब्रीदिंग को वॉलेंट्री, जो आपकी आपका एक आप जो सांस रोक रहे हो या सांस ज़्यादा ले रही है, आपने सांस ज़्यादा लेनी है या सांस रोकनी है, वो आपके पास सेरिबल कॉर्टेक्स जो है ब्रेन का पार्ट, वो इसको क्या कर रहा है, वो इसको कंट्रोल कर रहा होता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है, वॉलेंट्री ब्रीदिंग को। और जब आप वॉलेंट्री ब्रीदिंग कर रहे होते हो तो फिर आपके पास जो कंपटीशन लगता है वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री का, आखिर में कौन जीतता है? लड़ाई जब हो रही होती है, इनवॉलेंट्री ब्रीदिंग जीत जाती है, क्योंकि आप सांस लेनी ही पड़ती है आपको। और इनवॉलेंट्री ब्रीदिंग के लिए आपके पास मेडुला ऑब्लिंगेटा है। मेडुला ऑब्लिंगेटा की बात की जाए आपके पास, तो फॉर एग्जांपल ये आपके पास मेडुला, अब मैं ऑफ कोर्स इसका एग्जैक्ट तो नहीं बना सकता बट कोशिश कर रहा हूँ। ये पॉन्स आ गए, पॉन्स के नीचे आपके पास मेडुला, इसके ऊपर था, ये आपके पास था मिड ब्रेन, ये थे आपके पास पॉन्स, ठीक है। फिर ये आपके पास जो मेडुला वाला पार्ट आ गया। ऑब्लिंगेटा क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि एलोंगेटेड पार्ट। और यहाँ पे आपके पास आएगा सेरिबेलम। इसके ना दो पार्ट होते हैं, डॉर्सल और मीडियम। अब अगेन ये ना 3D नहीं बनाया मैंने, आप 3D इमेजिन करो। 3D किस तरह से? इसको इमेजिन करो, ये वाला पार्ट जो है, लाइक इमेजिन करो ब्रेन स्टेम है ना यार, ये आप इमेजिन करो कि आप खड़े हो और इस तरीके से जो है ना आपके पास, यहाँ पे मैं वीडियो भी चला दूंगा, यहाँ पे इस तरीके से जो है ना ये वाला पार्ट आपका पीछे जाएगा, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे समझ आ रही है। तो वेंट्रल किसको कहते हैं? वेंट्रल कहते हैं आपके पास सामने वाला फेस वाला पार्ट जो। डॉर्सल कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड, पीछे वाला पार्ट। तो मेडुला का जो सामने वाला पार्ट है ना, उसके पास दोनों इंस्पायरेटरी और एक्सपायरेटरी दोनों न्यूरॉन्स हैं। और ये आपके पास इनएक्टिव होता है क्वाइट ब्रीदिंग में, मतलब कि आप रिलैक्स कर रहे हो भाई, आप सो रहे हो, ये पार्ट इन आपके पास एक्टिव होगा। लेकिन एक्टिव होता है ये फोर्स ब्रीदिंग, एक्सरसाइज कर रहे हो तो ये पार्ट एक्टिव हो जाएगा। लेकिन इसके पास एक्साइटरी, इंस्पायरेटरी और एक्साइटरी दोनों न्यूरॉन्स हैं, ठीक है। ये दोनों इसके पास दोनों करवा सकता है। डॉर्सल जो पार्ट है पीछे वाला, उसके पास इंस्पायरेटरी न्यूरॉन्स है, जो क्वाइट ब्रीदिंग में हमेशा जो है ये हमेशा एक्टिव होता है। ठीक हो गया, बस इतना याद रख लो। उसके बाद इनवॉलेंट्री में आपके पास लिम्बिक सिस्टम भी आ जाता है। लिम्बिक सिस्टम जैसे कि आपने किसी आपके महबूब की आपको याद आ गई, तो आप लाइक ब्रीदिंग आप, या फिर तो आपका महबूब आपके सामने आ गया, उसकी आंखों से आंखें चार हुई, ठीक है ना, और आपने कहा कि मुझे शराब पिलाई गई है इन आँखों से, ठीक है, मेरा नशा कई बरस तक उतरेगा। तो फिर वो आपका दिल की धड़कनें तेज़ हुई, आपकी सांसें तेज़ हुई, वो आपके पास लिम्बिक सिस्टम जो है इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। तो ये आपने जो है बात याद रख लेनी है। नाउ वी आर मूविंग टू द लास्ट टॉपिक, दैट इज़ द स्मोकिंग एंड इट्स इफेक्ट। अच्छा, ये टॉपिक ना ए लेवल्स की बुक में बहुत अच्छा दिखा हुआ है, ठीक है, ए लेवल्स की बुक में ये टॉपिक बहुत अच्छा है, और लाइक वहाँ से आप जो है इसको तैयार कर सकते हो। स्मोकिंग को WHO एज अ डिजीज़ मानती है, ठीक है, डिजीज़, नॉट अ हैबिट या इसको बिहेवियर रिस्पॉन्स, बट अ डिजीज़। और ये पाकिस्तान में 40% मैन रेगुलर स्मोकर्स हैं।
इस इन्फॉर्मेशन को नहीं भी याद रखो, कोई मसला नहीं है। 8% जो है रेगुलर स्मोक वुमेन है। और आपके पास शीशा, जो कि अगेन फ्लेवर्ड स्मोकिंग है, वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है अमंग यंग पीपल। अब ये वाली इन्फॉर्मेशन को याद नहीं भी रखोगे तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। बट ये पता होना चाहिए स्मोकिंग इज़ अ डिजीज़ एंड इट इज़ रिकग्नाइज एज अ डिजीज़ बाय WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। टोबैको स्मोक की बात की जाए ना, तो सबसे पहले टोबैको एक प्लांट है। टोबैको लीव जो है ना वो आपके पास यूज़ होते हैं फॉर द मेकिंग ऑफ सिगरेट, और उसमें आपके पास निकोटीन होता है। निकोटीन एक ना लाइक हाईली एडिक्टिव सब्सटेंस है जो कि आपकी ब्रेन की केमिस्ट्री को अल्टर करता है। आपको डोपामिन रिलीज़ करवाता है, आपका हार्ट रेट इंक्रीज़ कराएगा, ब्रीदिंग इंक्रीज़ करवाएगा, वो हम डिस्कस करते हैं। तो जब टोबैको जो है ना आपके पास बर्न होता है तो ये रिलीज़ करता है निकोटीन को, और ये आपको एडिक्टिव, और यही निकोटीन आपको एडिक्टिव बनाता है सिगरेट्स को, ठीक है। क्योंकि आपके बॉडी में जब डोपामिन रिलीज़ होता है आपको मज़ीद जो है डोपामिन चाहिए होता है कि भाई मज़ीद मेरी बॉडी में और ज़्यादा रिलीज़ हो, ठीक है। आपकी बॉडी ना यूज टू हो जाती है। मैं इसको निकोटीन में समझाता हूँ, बल्कि यहाँ पे समझा देता हूँ। देखो सादी ज़ुबान में ना सर्कुलेटरी सिस्टम में ना आपने पढ़ा था ट्रैकीकार्डिया और बैकीकार्डिया, याद है? ट्रैकीकार्डिया बैकीकार्डिया। ट्रैकीकार्डिया में जो आपके पास रेट है वो क्या हो जाता था, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था। ब्रैकीकार्डिया मतलब कि रेट जो है वो कम हो गया, डायसिस्टोलिक या डायसिस्टली और सिस्टली से नीचे आ गया। बैकीकार्डिया, याद है इतनी बात? मैं बस आपको बे चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एथलीट्स में ना नॉर्मली आपके पास आपको नॉर्मल होना चाहिए ना, लेकिन एथलीट्स ब्रैकीकार्डिया में जो है उनका रेट आता है लो। जैसे कि आप चेक करो, उसैन बोल्ट का आपके पास हार्ट रेट तो आपको आई थिंक 33 बीट्स पर मिनट मिलेगा। गूगल पे आप चेक कर सकते हो 33। अब ये 33 बहुत ज़्यादा लो है, ब्रैकीकार्डिया में आना चाहिए। लेकिन बात ये है कि उसके बॉडी के लिहाज से वो नॉर्मल है, उसके बॉडी के लिहाज से। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी हैबिचुअल है। वो एक्सरसाइज करते हैं तो फिर एथलीट्स वगैरह तो उनकी बॉडी हैबिचुअल हो चुकी है, और रेस्टिंग स्टेज में वो जब होते हैं तो उनका रेट जो है वो स्लो होता है, ठीक है। उसैन बोल्ट का आप चेक करोगे तो आपको 33 बीट्स पर मिनट बनेगा। इस तरीके से जो स्मोकर्स होते हैं और एक नॉर्मल पर्सन है, नॉर्मल पर्सन में डोपामिन रिलीज़ हो रहा है, वो बहुत कम क्वांटिटी में या सब स्पेसिफिक सिचुएशन में रिलीज़ हो रहा है। एक स्मोकर एक रेगुलर स्मोकिंग की बॉडी में डोपामिन रिलीज़ हो रहा है। अब जब वो स्मोकिंग नहीं करता तो डोपामिन रिलीज़ नहीं होता, तो फिर वो उसको ज़रूरत पड़ती है कि भाई मुझे डोपामिन क्यों नहीं रिलीज़ हो रहा, फिर वो ज़्यादा स्मोकिंग करता है ताकि रिलीज़ हो, क्योंकि उसकी वो ज़रूरत बन चुकी है। यहाँ तक समझ आई? इसलिए एडिक्टिव। तो टोबैको स्मोक में आपके पास 4000 केमिकल्स होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल्स, और ज़्यादातर ये केमिकल्स टॉक्सिक होते हैं, कैंसर कॉजिंग होते हैं। और मज़े की बात, ये जो आपके पास जो सिगरेट्स होते हैं वो ये 4000 केमिकल को लिखती ही नहीं है। आपके सिगरेट के पीछे डब्बी देखो ना, वहाँ पे कोई ये केमिकल कोई मेंशन नहीं होंगे, लेकिन जब आप इसको साइंटिस्ट को एनालाइज करते हैं तब पता लगता है कि 4000 केमिकल्स हैं इसके अंदर, ठीक है। और ये कार्सिनोजेंस हैं। कार्सिनोजेंस आपके पास कैंसर कॉजिंग कंपाउंड्स होते हैं जो कि कैंसर को कॉज करवाते हैं, ठीक है। और ज़्यादातर ये कंपोनेंट्स आपके पास 3 कैटेगरी में आप डिवाइड करते हो सिगरेट्स की, टार, निकोटीन और कार्बन मोनोऑक्साइड। टाइप ऑफ स्मोकिंग की बात की जाए तो 2 तरह की होती है। एक होती है मेन स्ट्रीम स्मोक, फॉर एग्जांपल ये है ना आपके पास, ये आपके पास एक सिगरेट है प्यारी सी, ये आपके पास एक उसके यहाँ पे होता है सिगरेट के एंड पे, जिसको आपने जो गोल्डन कलर का नहीं होता, इसको कहते हैं फिल्टर। फिल्टर, एक मिनट, इसको कहते हैं फिल्टर। इसको थोड़ा सा कम कर दें हम थिकनेस में, दिस इज फिल्टर। और ये आपके पास होता है, यहाँ पे आपके पास टोबैको जो है प्रेजेंट है, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास जो यहाँ से हवा में जो गैस निकल जाती है ना, ये निकल गई, इसको कहते हो साइड स्ट्रीम स्मोक। और फिल्टर की मदद से जो बॉडी के अंदर जाती है इसको कहते हैं मेन स्ट्रीम स्मोक। फिल्टर इसलिए लगाया जाता है क्योंकि यहाँ पे जाहिर सी बात है ना, कोई बहुत बड़े पार्टिकल जो है वो फिल्टर इसको रोक लेता है, लेकिन छोटे छोटे पार्टिकल फिर भी गुजर जाते हैं टार की सूरत में। वो हम टार डिस्कस करते हैं। टार बेसिकली क्या है? टार में एक कंपाउंड्स हैं, कंपाउंड्स, डिफरेंट कंपाउंड्स हैं,
छोटे छोटे, ठीक है। तो इसको मेन स्ट्रीम कहते हैं। और जो मेन स्ट्रीम में जो केमिकल होते हैं वो आपके पास डायरेक्टली स्मोकर इनहेल करता है, लेकिन जो साइड स्ट्रीम में जो केमिकल होते हैं ना वो 85% जो है आपके पास जो है साइड स्ट्रीम से निकल जाते हैं, लेकिन वो वही तो डेंजर, वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। और इसीलिए पैसिव स्मोकिंग इज़ लाइक वेरी डेंजरस। एक होती है पैसिव स्मोकिंग, एक होती है एक्टिव स्मोकिंग। एक्टिव पैसिव स्मोकिंग का मतलब है कि लाइक डायरेक्टली आप क्या कर रहे हो, डायरेक्टली स्मोकिंग सिगरेट्स। और आपके पास जो दूसरी है पैसिव स्मोकिंग, पैसिव स्मोकिंग में आपके पास डायरेक्टली आप स्मोकिंग नहीं कर रहे हो बल्कि इनहेल कर रहे हो आप साइड स्ट्रीम। और साइड स्ट्रीम में 85% ज़्यादा केमिकल्स हैं, 85% ज़्यादा जो है केमिकल्स हैं। लेकिन इसके बावजूद क्योंकि आप डायरेक्टली इनहेल कर रहे हो ना, एक्टिव स्मोकिंग को आप ज़्यादा डेंजरस कह देते हो। एक्टिव स्मोकिंग इज़ मोर डेंजरस एज कम्पेयर टू सेकेंडरी स्मोकिंग। लेकिन अगर आप एक इन्वायरमेंट में रहते हो जहाँ पे बहुत सारे स्मोकर्स हैं, ठीक है, बहुत सारे स्मोकर्स हैं, वहाँ पे पैसिव स्मोकिंग फिर आपके लिए ज़्यादा डेंजरस बन जाती है। क्योंकि देखो ना 85% जो है मेन साइड स्ट्रीम में प्रेजेंट है, ठीक है, 85% केमिकल्स। लेकिन ओवरऑल देखा जाए क्योंकि आपके पास वो हवा है तो हवा में वो फैल जाते हैं, तो आपके पास डायरेक्टली बॉडी के अंदर सारे के सारे एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मदद, एक्टिव स्मोकिंग की वजह से इनहेल होते हैं, तो इसलिए आप उसको ज़्यादा डेंजरस कह देते हो। ठीक हो गया, तो ये आपने याद रख लेना। फिर अब अगर लेते हैं इसके इफ़ेक्ट, जो इसके असल में इसका जो इफ़ेक्ट है इस स्मोकिंग का, वो आपके पास क्या है। टार मैंने कहा कि कंपाउंड है, बस सारी ज़ुबान में कुछ कंपाउंड्स हैं जो कि आपकी बॉडी में, जब छोटे छोटे कंपाउंड जब बॉडी में एंटर होते हैं ना, ज़्यादातर ये ना, ये देखो ये आपके पास जहाँ पे बाइफरकेट कर रहा है ना, ये आपके पास ट्रैकिया था, ये आपके पास दो पार्ट्स में बाइफरकेट कर गया और प्राइमरी ब्रोंकाई बन गया। ये बाइफरकेशन में ना यहाँ पे हवा आ रही थी, यहाँ पे जो है उसको जाहिर सी बात है ना हर्डल आई एक, तो यहाँ पर जो है ना वो कंपाउंड है वो यहाँ पे जमा होना स्टार्ट हो जाता है। ज़्यादातर बाइफरकेशन में जमा करना, और जाहिर सी बात है जमा होना स्टार्ट हो गया तो ऐसा ऐसा ही इसको ब्लॉक करना स्टार्ट कर जाएंगे, रेजिस्टेंस, ठीक है, आपको वो रेजिस्ट करेंगे हवा को। पहले एयर स्मूथली जा रही थी, अब उसके हाथ तो उसके रास्ते में रुकावट आ गई है। तो टार कंपाउंड जो कि सेटल हो जाते हैं एयरवेज में, जो कि इसको डैमेज करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम को। एयरवे में आपके पास क्या मौजूद है, गॉबलेट सेल्स, सीलिया। मैं आपको चैप्टर इसके लेक्चर में 1 में पता नहीं लेक्चर में 2 में मैं आपको वीडियो भी आपको दिखाई थी कि किस तरीके से ये जो ये सीलिया और गॉबलेट सेल्स किस तरीके से जो माइक्रोब्स होते हैं, और आपके पास ये आपके पास फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को प्रोवाइड कर रहे हैं बॉडी में, और किस तरीके से माइक्रोब्स को, डस्ट पार्टिकल्स को जो अंदर आ भी जाते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, उसको किस तरीके से स्वीपिंग मूवमेंट से बॉडी से निकालते हैं। अब वो डैमेज हो जाए, वो अगर उसके ऊपर टार आ गए तो वो तो स्वीपिंग मूवमेंट ही नहीं कर पाएंगे और डैमेज हो जाएंगे, ठीक है, जिसकी वजह से आपके पास लंग्स डिजीज और कैंसर होता है। इसमें क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, एक आपने वर्ड सुना हुआ एक्यूट, एक होता है क्रॉनिक। एक्यूट का मतलब होता है डिजीज़ हुई है, बहुत तेज़ी से हो गई है, ठीक है, और उसने लाइक इफेक्ट बॉडी में कॉज किया बहुत तेज़ी से, मतलब कि जो हुई है सादी जुबान में। और क्रॉनिक मतलब कि आहिस्ता आहिस्ता वो डेवलप हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता, स्लो एंड स्टेडी, वो आपके पास होती है क्रॉनिक। तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में आपके पास, ब्रोंकाइटिस में ऑफकोर्स आपके पास टार जो है ना, जब वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, टार की वजह से अब टार बहुत ज़्यादा जमा होना स्टार्ट हो गया। अब म्यूकस क्या करता है, म्यूकस ज़्यादा सिक्रीट होता है, क्यों, क्योंकि आपकी हवा के अंदर ज़्यादा अब केमिकल्स हैं, आपकी हवा में ज़्यादा कंपाउंड्स हैं, तो आपकी बॉडी कहती है वही उन कंपाउंड्स को स्टिक कर लेना म्यूकस, तो वो ज़्यादा म्यूकस क्रिएट करती है। वो ज़्यादा म्यूकस अगेन पहले ही आपके पास टार ने जो है ब्लॉक किया हुआ था पैसिव वे को, ज़्यादा म्यूकस क्रिएट होगा तो दोबारा म्यूकस खुद क्या करेगा, एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे यहाँ पे काम कर रहा होगा, क्योंकि ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है, बहुत ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, इसकी वजह से आपके पास क्या होगा, ये आपके पास, ये तो एक काम हो गया ना उस टार का। दूसरा क्या करेगा, सीलिया को डिस्ट्रॉय करेगा, सीलिया के ऊपर आ गया ना कोई चीज़, उसके आप ऊपर आके बैठ गई है, सीलिया को के स्ट्रक्चर को डैमेज करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आपके पास सीलिया डैमेज हो जाएंगे, गॉबलेट सेल बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट हो रहा है, और गॉबलेट सेल को बाहर बॉडी से किसने निकालना है, सीलिया ने, और सीलिया तो खुद डैमेज हो गए, जिसकी वजह से आपके पास ये मसले क्रिएट होंगे, जैसे कि ये वाली पिक्चर जो है आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, इम्फीजीमिया जो मैं ऊपर पहले चैप्टर में बता चुका हूँ कि किस तरीके से आपके पास इसमें आपके पास सरफेस एरिया जो है रिड्यूस हो जाता है,
और इसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ हो जाता है इस केस में, जो वर्ड आप पढ़ते हो बुक्स में। इसका असल में मतलब क्या है ये मैं आपको पहले यार पता नहीं दूसरे लेक्चर में आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया यार मैंने। जो एल्वियोलाई वाला है ना जहाँ पे, उसमें आई थिंक इससे तीसरे लेक्चर में आई थिंक मैंने आपको बहुत डिटेल से एक्सप्लेन किया है उसको, ठीक है। जैसे कि ये देखो, ये आप इसको अगर देखो हिस्ट्री इसकी, तो ये आपके पास है नॉर्मल लंग्स, इसको देखो सरफेस एरिया जो है इंक्रीज़ है ये, लेकिन छोटे छोटे कमरे हैं। ये कमरा बहुत बड़ा है, वॉल्यूम बहुत बड़ा है, लेकिन सरफेस एरिया जो है कम है। और इसका मतलब क्या है ये मैं आपको आई थिंक एल्ब्यूल जहाँ पे एल्ब्यूलाई आपने पढ़ा है ना वहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन किया मैंने। उसके बाद लंग कैंसर हो, अच्छा लंग्स, अच्छा ये सारी की सारी चीज़ें अब हो रही हैं ना। टार आया, टार ने डैमेज किया सीलिया को, सीलिया को डैमेज हुआ, फिर वही टार आपके पास एल्ब्यूलाई में जमा होना स्टार्ट हो गया। एल्ब्यूलाई, फिर एल्ब्यूलाई की वॉल डैमेज हुई, एल्ब्यूलाई की इलास्टिसिटी कोलेजन डिक्रीज हुआ, उसकी वॉल टूट गई, वॉल टूटी। इसको कहते हैं एक वर्ड होता है, इसको कहते हैं स्मोकर्स कफ। आपने देखा होगा जो स्मोकिंग करते हैं ना वो बहुत ज़ोर ज़ोर से बड़ी बड़ी बेरहमी से जो है खांसते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो उनकी बॉडी में ये तार जो है ना टार वो जमा होना स्टार्ट हो गया। अब बॉडी चाहती है कि भाई तार को बॉडी से निकाले, तो क्या कहते हैं वो बॉडी खुद ऑटोमेटिकली कहती है भाई खांसो भाई, ताकि बॉडी से आप सीलिया तो डैमेज हो चुके हैं तो आप ऐसे ही खांसी के ज़रिए से ही निकालोगे आप उसे। खांसी खांसी करोगे तो क्योंकि म्यूकस जो है ऊपर की तरफ पुश होगा और कुछ हवा के ज़रिए भी वो कुछ डस्ट पार्टिकल टार पार्टिकल बॉडी से निकलेंगे, ठीक है। अच्छा, तो आपके पास वो आप खांसी करते हो, अब खांसी करने की वजह से आपके पास टार मौजूद था एल्वियोलाई की वॉल के मौजूद, एल्वियोलाई की वॉल के ऊपर। एल्वियोलाई की वॉल पहले ही डैमेज होना स्टार्ट हो गई थी, ठीक है, क्योंकि टार जमा होना स्टार्ट हो गया ना। एल्वियोलाई की वॉल ही बहुत ज़्यादा नाजुक सी है। आप सारी ज़ुबान में समझो एल्वियोलाई की वॉल बहुत नाजुक सी है, जब ज़्यादा उसके बाद वेट आएगा एल्वियोलाई की वॉल टूट जाएगी, बस सारी ज़ुबान में। अब टार क्या कर रहा है, वेट प्रोवाइड कर रहा है उसे, वेट दे रहा है उसे, वजन दे रहा है। एल्वियोलाई की वॉल डैमेज होती है जब आप खांसते हो, बंदा कफर एक खांसता है तो उसकी एल्वियोलाई वॉल टूट जाती है और बहुत सारे एल्वियोलाई मिलकर, एल्वियोलाई के एक क्लस्टर मिलकर आपके पास एक सिंगल एल्वियोलाई बना देते हैं, जिसका वॉल्यूम बहुत बड़ा होता है लेकिन सरफेस एरिया बहुत छोटा होता है, ठीक है। ये आपके पास होता है, एम्फीजीमिया होना स्टार्ट हो गया। उसके बाद जब मज़ीद कैटेगरी होगी तो आपके पास वही यही केमिकल्स आपके पास सेल के अपने जेनेटिक मटेरियल को भी चेंज कर देंगे, म्यूटेशन लेकर आएंगे, जिसको क्या लंग्स कैंसर में कह दोगे। जैसे कि कार्सिनोजेंस जो हैं जो कि डैमेज करेंगे डीएनए को, किस तरीके से म्यूटेशंस लेकर आएंगे जिसके ऐसे आपके पास ट्यूमर्स कॉज होंगे, आपके पास ग्रोथ जो होगी। लंग क्या आएगा, कभी मैंने वो इस डैमेज जो हो गया पार्ट मैं अब रीजनरेट तो करूँ ना, उस डैमेज पार्ट को सही तो करूँ, तो वो रैपिडली डिवाइड करेगा। ये डेवलप होता है, लेकिन ये कैंसर डेवलप होता है अबाउट 30 to 20 ईयर्स। और ये आपके पास वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैंसर जो बॉडी में वो स्मोकिंग की वजह से लाइक कैंसर है। मोस्ट कॉमन कैंसर कफिंग अप टू अप ब्लड, कफिंग अप ब्लड, लाइक आप मैंने आपको बता चुका हूँ ना कि इसके लिए ना ये जो है इसके लिए भी आप वीडियो देखो, आपको इसको समझ आएगी कफिंग अप ब्लड का क्या मतलब है। इसको डिटेक्ट किस तरह से करते हैं कि भाई एक्सटेंसिव ग्रोथ जो हो रही है, वो क्लम्प जो बन रहा है, ठीक है, आपकी बॉडी का अंडर इंटरनल विसरल ऑर्गन है, ठीक है, इंटरनल विसरा है आपकी बॉडी का। तो इंटरनल विसरा के अंदर ग्रोथ को कौन डिटेक्ट करता है? ब्रोंकोस्कोपी। ब्रोंकोस्कोपी एक टेक्निक है, इसको लेफेरोस्कोपी ना एक टेक्निक होती है जिसे आप ना बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को एक ट्यूब की मदद से देखते हो। ब्रोंकोस्कोपी लंग्स को आप देखोगे विद द हेल्प ऑफ ट्यूब, वहाँ से देखोगे भी कोई एक्सटेंसिव ग्रोथ तो नहीं है। चेस्ट एक्सरेज या सीटी स्कैन्स, कंप्यूटराइज्ड आपके पास टोमोग्राफी, उसकी मदद से आप जो है ये लंग्स कैंसर को डिटेक्ट करोगे। अच्छा, ये तो हो गया लंग पे टैंक सारा का सारा काम, लंग्स को किस तरीके से उसने डैमेज किया, किस तरीके से उसने लंग्स को तबाह और बर्बाद कर दिया भाई, ठीक है। और यहाँ पे ना कार्सिनोजेनिस से रिलेटेड एक बात लिख लो यहाँ पे, किधर गए, हाँ, लंग जो जितने केमिकल है ना जो आप लेते हो, तो 70 से ज़्यादा केमिकल जो होते हैं और कंपाउंड इस तरह से होते हैं जो कि आपके पास कैंसर कॉजिंग होते हैं, ठीक है। ये केमिकल जो है ना मेनली लंग्स को ही इफेक्ट करते हैं और लाइक डैमेज कर देते हैं ना, सेल के डीएनए को डैमेज कर दिया, जिसकी वजह से म्यूटेशन हुई है और फिर अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन जो है ना स्टार्ट होगी। और अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन इज सिंपली आपके पास ट्यूमर, और वही ट्यूमर आपके पास फिर कैंसर की फॉर्मेशन कर देता है अगर वो ट्यूमर जो है आपके पास मैलिग्नेंट जो है वो हो जाए, ठीक है।
तो ये बातें आपने याद रख लेनी है। अब चलते हैं, ये लंग्स के अलावा ब्रेन को भी इफेक्ट करता है। किस तरीके से? निकोटीन, निकोटीन आप कहाँ पे पढ़ चुके हो? रिस्पिरेटरी सिस्टम में आप पढ़ चुके हो भाई। निकोटीन, निकोटीन कहाँ पे एक्ट करता है? एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर्स ऑन द पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, वहाँ पे जाके एक्ट करता है और न्यूरॉन की एक्साइटेबिलिटी को क्या करता है? न्यूरॉन को एक्साइट करवा देता है। और आपके पास इसकी वजह से आपका हार्ट रेट इंक्रीज़ होता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होता है, आपकी हार्ट वैजो कंस्ट्रिक्शन, वैजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है। ठीक है, मतलब कि आपके पास हार्ट रेट इंक्रीज़ हो रहा है ना, ब्लड प्रेशर आपका इंक्रीज़ हो रहा है, हार्ट रेट इंक्रीज हो रहा है, ब्लड ज़्यादा सिक्रीट कर रहा है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है, वैजो कंस्ट्रिक्शन हो रही है, वैजो कंस्ट्रिक्शन की वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है। ये देखो मैं आपको बता चुका हूँ वैजो कंस्ट्रिक्शन की वजह से किस तरह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होता है। दैट आई हैव टोल्ड यू दिस इन रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखो ये अगर ब्लड प्रेशर ये थी, अब ये है, यहाँ से जो है ये रेड ब्लड के कंपोनेंट जा रहे थे। प्रेशर क्या है? कौन जो मॉलिक्यूल लगा रहे हैं फोर्स, कितने एरिया पे। अब ये दरमियान, ये साइड पे जो है ना वॉल्स पे, वो तो ये वाले तो लगा रहे हैं, लेकिन बट वो दरमियान से जो गुजर रहा है, ये जो दरमियान से मॉलिक्यूल जा रहे हैं, ये तो फोर्स नहीं लगा रहे वॉल्स पे। हालांकि मत क्यों? क्योंकि वॉल बड़ी है तो प्रेशर कम होगा। यहाँ पर क्या है? यहाँ पे वॉल छोटी है तो हर किसी ने लाइन से गुजरना है, तो ये दरमियान वाले थे वो भी अब लाइन से गुजरेंगे और वो भी क्या लगाएंगे? फोर्स लगाएंगे वॉल पे, तो प्रेशर इंक्रीज होगा। वैजो कंस्ट्रिक्शन रिड्यूस कर देता है ऑक्सीजन सप्लाई टू हैंड्स एंड फीट्स। आपके पास इंक्रीज ब्लड क्लॉट रिस्क जो है वो आपके पास हो जाते हैं। डोपामिन जो है रिलीज़ होता है, डोपामिन रिलीज़ होता है तो आपके पास अगेन यही एडिक्शन की कॉज है। और इसी डोपामिन रिलीज़ होने की वजह से आप यू फील अलर्टेड, यू फील हैप्पी। ठीक है, क्योंकि डोपामिन इज़ अ रेस्ट या लव लाइक न्यूरो ट्रांसमीटर, और आपकी बॉडी में सारी ज़ुबान में आपको खुशी देता है। तो ये बातें आपने याद रखनी है। कार्बन मोनोऑक्साइड की बात की जाए तो ये आपके पास ब्लड में इंटर होता है और ब्लड से इंटर होकर हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है, हीमोग्लोबिन से वो बाइंड कर दिया तो आपके पास ऑक्सीजन कैरिंग जो आपके पास कैपेसिटी है हीमोग्लोबिन की वो डिक्रीज़ हो जाती है। और स्मोकर्स जो हैं 5 to 10% जो है लेस ऑक्सीजन जो है कैरी करते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉन स्मोकर्स। तो इफेक्ट क्या है स्मोकिंग का ऑन रिस्पिरेटरी सिस्टम? इरिटेशन विंड पाइप की, ब्रेथलेसनेस होती है, सांस लेने में दुश्वारी, इम्पेयरमेंट ऑफ द लंग्स क्लीनेंस सिस्टम, मतलब कि लंग्स क्लियरेंस सिस्टम, मतलब कि एल्वुलाई डैमेज हो चुके हैं, म्यूकस ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है। तो अब एल्वुलाई ने ही तो मूवमेंट करनी थी ना, स्वीपिंग मूवमेंट, अब वो डैमेज हो चुके हैं तो इम्पेयर हो जाएगी लंग्स के ये सारे क्लियरेंस सिस्टम जो है। उसके बाद परमानेंट डैमेज टू एयरवेज, एल्वुलाई डैमेज हो चुके हैं, परमानेंट डैमेज हो जाएगा। कैंसर 85% जो है स्मोकर वो डेवलप कैंसर कर लेते हैं, कैंसर को 85% स्मोकर्स। ठीक है, अदर डिजीज़ जैसे कि इंफीजीमिया और इनडायरेक्टली न्यूमोनिया ये भी आपके पास हो जाती हैं इन कैंसर। ठीक है, तो दीज वर सम थिंग अबाउट द कैंसर एंड एवरीथिंग। सो या होपफुली आपको सारे चैप्टर समझ आ गया होगा। एंड नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट चैप्टर।